चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक को। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे एंड एंट्रोपी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। काफी चीजें हम लोग को एंट्रोपी के बारे में ऑलमोस्ट पता चल गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेशन एंट्रोपी, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। और मैं उम्मीद करता हूं और आप सभी बच्चों से आशा करता हूं, आप सभी स्टूडेंट से, कि इससे प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखे होंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं स्टडी किए हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह से देखे हैं ना, समझे हैं, तो ये लेक्चर फिर समझने में बहुत इजी लगेगा, बिकॉज ये मेरा कंटिन्यूअस आपका लेक्चर है। ये कोई बिल्कुल न्यू टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। ये जो प्रीवियस लेक्चर था उसी का नेक्स्ट स्टेप है। तो पहला स्टेप को अगर आप नहीं समझे हो तो ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या पढ़ना से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या छोड़ना है। वेरी नाइस। तो दैट्स वाई सिलेबस का स्टडी भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। बाद में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ एंट्रोपी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखो, अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस का बात करता हूं एंट्रोपी का, तो पहली बात हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि एंट्रोपी जो होता है वो मेरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, और एंट्रोपी को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो एंट्रोपी को डिफाइन कर जाता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस से, है ना, या रैंडमनेस ऑफ सिस्टम में। सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ रैंडमनेस, उसी को एंट्रोपी कहते हैं। उसी को एंट्रोपी कहते हैं। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि एंट्रोपी इज मेजर ऑफ मोलिकुलर डिसऑर्डरनेस। यानी यही तो बात हो गया कि भाई साहब, अगर मुझे डिसऑर्डरनेस ही एंट्रोपी है ना। डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डर मतलब कि मोलिकुल का डिसऑर्डर होना, कोई मोशन कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, एक जैसा नहीं है सबका बिहेवियर, यानी रैंडम बिहेवियर है। तो यानी कि जो भी मेरा एंट्रोपी को स्टडी करते हैं वो बेसिकली क्या, मेजर ऑफ द मोलिकुलर डिसऑर्डरनेस, यानी कि मोलिकुलर का डिसऑर्डरनेस को स्टडी करना, मोलिकुलर का रैंडमनेस को स्टडी करना ही एंट्रोपी है। अब बारी आता सर, आपका गैसेस में अधिकतर हम लोग डील कर रहे हैं, तो गैस में डिसऑर्डरनेस ज्यादा देखने को मिलता है या कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। देखो होता क्या, अगर मैं सॉलिड का बात करता हूं तो सॉलिड में यू नो दैट ऑल पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर। सारे पार्टिकल अपने आप में क्या रहता है, बहुत ही क्लोज रहता है। और हम लोग बचपन में भी दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक हो जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो हम लोग सॉलिड में क्या देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लो होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब स्पेस दो अणुओं के बीच में, ऐसे बोलो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन फोर्स बहुत ही हायर रहता है। जितना पास उतना स्ट्रॉन्ग है इंटरमोलिकुलर फोर्स। लिक्विड में जब आता है तो यही जो स्पेस है वो स्पेस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। स्पेस क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज करने लगता है, स्पेस थोड़ा बढ़ने लगता है, राइट। और फोर्स अगर बात करा जाए इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो घटने लगता है। और वही गैस का बात करा जाए तो स्पेस काफी ज्यादा होता, काफी ज्यादा। और अगर फोर्स का बात करा जाए तो फोर्स और बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एक गैस यहां, दूसरा गैस यहां, तीसरा गैस यहां, चौथा गैस यहां। तो अगर मैं रेंडमनेस बात करूं तो रेंडमनेस तो ज्यादा गैस में नजर आता है, क्योंकि ये देखो कितना अच्छा से सजा हुआ रहता है ना, एक जैसा। यहाँ पे थोड़ा सा डिसऑर्डरनेस आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, थोड़ा गैप भी, थोड़ा बहुत डिसऑर्डरनेस आपको जहां तहां देखने को मिलेगा। और इसमें तो ऑर्डरनेस का भूल ही जाओ, है ना। सब एक दूसरे जहां तहां और सब कहीं भी मोशन करेगा, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा है। जैसे पानी, पानी जब बहता है तो एक ही डायरेक्शन में बहता है, राइट, एक ही डायरेक्शन में बहता है। अगर ऐसे बह रहा पानी नदी के नीचे तो सारा का मोशन एक जैसा है, तो बिल्कुल एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा कि नहीं, बिल्कुल एक डायरेक्शन में सब मोशन कर रहा, सब एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा। लेकिन गैस का बात करेंगे ना, गैस क्या होता है, गैस को अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ ये गैस इधर गया, ये गैस उधर जा रहा, ये उधर जा रहा, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, किसी का कुछ नहीं बोल सकते हो। ये फिर टकराए कहीं और जाने लगा, तो देयर इज मोर रैंडमनेस इन गैस। इट मींस हायर द एंट्रोपी, है ना, हायर द एंट्रोपी लेसर विल बी द इफिशिएंसी। और एक चीज, अगर आप देखो ज्यादा कौन अच्छा है, ज्यादा कौन स्ट्रांग होता है, सॉलिड होता है, उससे कम लिक्विड होता है, उससे कम गैस होता है। तो ये अगर किसी भी भाई किसी का भी लाइफ में अगर ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, ज्यादा रैंडमनेस है, तो उसका क्या इफिशिएंसी अच्छा होगा, सही से काम कर पाओगे, नहीं काम कर पाओगे ना। तो अगर ज्यादा एंट्रोपी रहेगा, एंट्रोपी ज्यादा मतलब रैंडमनेस ज्यादा है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है उसका इफिशिएंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो ये चीज समझ आया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाता है। अब मैंने ये भी बात करा था आप लोग से कि जब भी हम लोग हीट ऐड करते हैं सिस्टम में जब हीट देते हैं तो उसका एंट्रोपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैंने आपको कहा था यही ds इक्वल टू चेंज एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी।
ये हमेशा पॉजिटिव होता है, केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये अगर पॉजिटिव हुआ तो डीएस बढ़ा, ये अगर नेगेटिव हुआ तो डीएस घटा चेंज एंट्रोपी, और ये अगर जीरो हो गया क्या, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक, तो डीएस भी आपका कांस्टेंट आ जाता है। इट मींस ये जीरो हो सकता है, ये बोल सकता है, आइसेंट्रोपिक बन जाता है, आइसेंट्रोपिक बन जाता है। कोई भी मशीन, जब भी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एफिशिएंसी का, तो आप कोई भी मशीन ले सकते हो चंदन, कोई भी मशीन में अगर मेरा एंट्रोपी ज्यादा है, अगर मेरा एंट्रोपी ज्यादा है तो उसका एफिशिएंसी कम होगा। एंट्रोपी ज्यादा है मतलब उसका डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, उसका अगर बात करें रैंडमनेस ज्यादा है। और अगर डिसऑर्डर ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा कब होगा, एंट्रोपी कब ज्यादा होता है, जब उसमें हीट ऐड किया जाता है। जब भी आप सिस्टम में हीट ऐड करते हो उसका डिसऑर्डरनेस भी बढ़ता है, डिसऑर्डरनेस भी बढ़ता है। अगर सही तरह से इंजन काम नहीं कर पा रहा है तो हीट देने के बाद वो वर्क डन तो करता है, लेकिन अगर आप यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं कर पाओगे ना तो लॉस भी ज्यादा होगा, लॉस भी ज्यादा होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। लेकिन सही तरह से अगर इंजन काम कर रहा है तो जितना अच्छा इंजन ओस हीट को यूज करेगा उतना वर्क डन में, और आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसलिए तो लॉस होता ही होता है, इसलिए लॉस देखने को ही मिलता है। वही सेम कहानी, हीट एडेड एंट्रोपी बढ़ेगा, हीट रिजेक्टेड एंट्रोपी घटेगा, एडियाबेटिक रहेगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट है, ना हीट आया ना रैंडमनेस बढ़ा, राइट। चलिए सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, ये कहानी है। चलो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि सिस्टम पर सराउंडिंग मिलके क्या बन जाता, तो बोलते हैं सर जी मेरा हो जाता है यूनिवर्स, ये हम लोग जानते हैं ना। अगर मैं बोलूंगा चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स क्या हो जाएगा, तो वही सेम है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। और हम लोग को पता है कि यूनिवर्स बेसिकली आइसोलेटेड मान के चलते हैं। याद करो जब मैं आपको टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ाया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तभी मैंने कहा था कि यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेट मानते हैं। क्यों, क्योंकि आइसोलेट सिस्टम मतलब इसका कोई बाउंड्री है ही नहीं, इसका कोई अता पता ही नहीं, जो भी है सब इसी के अंदर है, इसी के अंदर सारे सिस्टम है, सिस्टम भी इसी के अंदर है, सराउंडिंग भी इसी के अंदर है, क्योंकि इसका कोई अनंत, क्योंकि जब कब आप बोलोगे कि बाहर सराउंडिंग है, सराउंडिंग कब बोलते हैं, सराउंडिंग तब बोलते हैं जब उसका बाउंड्री पता चलता है। तो आप लोग क्या, यूनिवर्स जो होता है इसका कोई बाउंड्री आज तक पता लग पाया? ह्यूमन बीइंग एज ए साइंटिस्ट अगर बात करोगे, यानी साइंटिस्ट लोग से भी अगर लिखोगे तो आज तक कभी भी यूनिवर्स का कोई अनंत नहीं ढूंढ नहीं पाया कि कहाँ इसका अंत हो रहा है ना, कहाँ इसका अंत होता है, इनफाइनाइट है। तो पूरा हम लोग इसीलिए को क्या मानते हैं, आइसोलेट सिस्टम मान लेते हैं, राइट। यानी यहां से ना एनर्जी कहीं जाएगा ना कहीं आएगा, इसी के अंदर सब कुछ होना है कि नो एनर्जी और नो मास कैन ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा तो हीट भी जीरो, और मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वर्क भी जीरो। तो इट मींस अगर मैं बोलूंगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स तो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां पे बात कर रहे हैं कि ये भी जीरो ये भी जीरो, और मुझे पता है कि चेंज एंट्रोपी इक्वल टू होता है डेल क्यू बाई टी, और पहले बोल दिया कि नो एनर्जी ट्रांसफर, यानी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई साहब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर नो एनर्जी ट्रांसफर तो हीट एनर्जी भी जीरो, वर्क एनर्जी भी जीरो, और वर्क डन भी जीरो, कि ऐसे भी मास के अकॉर्डिंग जीरो हो जाएगा, और एनर्जी भी मेरा वर्क डन है, तो कुल मिला के ये तो हीट जीरो होगा ही होगा, क्योंकि डीएस भी आपका जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एंट्रोपी जीरो हो गया। इट मींस इससे पहले हम लोग देखे थे कि डीएस चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स के लिए बात किए थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है मेरा जीरो। याद है मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे दिस इज योर चेंज इन एंट्रोपी, मैंने कहा था यूनिवर्स के लिए, देखो यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन आ जाता है, मैंने कहा था ना डेल क्यू बाई टी जो होता है लेस देन मेरा डीएस आ जाता है, डीएस इज ग्रेटर देन, डीएस की तरफ बड़ा वाला है। तो सेम चीज यहाँ पे बोला कि डीएस जो है ना, डीएस मेरा ग्रेटर देन है डेल क्यू बाई टी, और इक्वल टू या तो इक्वल होगा, देखो इक्वल किस किस में हो जाता था, इक्वल हो जाता था फॉर रिवर्सिबल के लिए, और ग्रेटर देन हो जाता था मतलब डेल क्यू बाई टी इज लेस देन, या फिर बोल सकते हो डीएस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी फॉर इनरिवर्सल प्रोसेस। इंपॉसिबल मैंने कहा था कि डीएस नेगेटिव होगा, वो इंपॉसिबल है, नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि डीएस जब लेते हैं तो क्या लिखे थे कि डेल क्यू बाई टी होता था प्लस आपका एंट्रोपी जनरेशन करता था, एंट्रोपी जनरेशन करता, इसलिए पॉजिटिव लेके चल, इसलिए बड़ा होता था हमेशा। तो यहाँ पे वही जो लिखा गया कि बड़ा जो हो रहा, और ये तो भाई क्योंकि हम लोग यूनिवर्स आइसोलेट मान के चलेंगे तब तो ये भी जीरो, कुल मिला के डीएस यूनिवर्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, बट नेवर डिक्रीज। तो यहां से आप लोग को और एक चीज समझ आएगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि क्या चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स डिक्रीज, यस, नो, नेवर डिक्रीज, नेवर इंक्रीज, ऐसा कुछ भी दे देगा, तो याद रखना कि डीएस यूनिवर्स का नेवर डिक्रीज, यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो कभी भी घट नहीं सकता, बढ़ेगा या बराबर होगा, या तो बढ़ेगा या बराबर होगा। बराबर होगा किसके केस में,
रिवर्सिबल के केस में मैंने आपको पहले बताया था, ये कंडीशन देखो रिवर्सिबल केस में बड़ा होगा इन रिवर्सल के केस में, राइट, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन भी आ जाता है, एंट्रोपी जनरेशन भी आता है, तो डेल क्यू बाई टी के प्लस आपका कुछ जनरेशन और कर देता तो और बढ़ गया, इसलिए बढ़ा, राइट। चलिए और फिर यहाँ पे ये चीज इंपॉसिबल ने कहा था, तो ये चीज यहाँ पे भी सेम चीज है, नेवर डिक्रीज, घट ही नहीं सकता है। कहानी यहां तक क्लियर है? क्या हुआ रुपेश, कुछ पूछना आपको डियर, कुछ पूछना है? चलिए ये चीज हो गया। अब थोड़ा और चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बात कर रहा हूं, एरिया के बारे में थोड़ा बात करूंगा, एरिया के बारे में बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि स्लोप ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, इन दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का स्लोप किसका ज्यादा बड़ा होता है, किसका कम होता है। अच्छा बाय मिस्टेक, ओके ओके, स्लोप के बारे में बात करेंगे। समझ लो कि ऑलमोस्ट आपका खत्म ही है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको बताएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालते हैं, एक टीडीएस रिलेशन होता है, पहला टीडीएस रिलेशन, सेकंड टीडीएस रिलेशन, ये दो, और इन दोनों से मिलके और एक आपका बन जाता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन यहाँ पे आ जाता है क्या, स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका क्लास हो जाएगा खत्म। तो चलो सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आप हड़बड़ाओ नहीं, है ना। चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बात करा जाएगा, एकदम ये चीज यहाँ पे खत्म हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ये बात कहानी खत्म, एंट्रोपी लगभग समझ लो खत्म हो चुका है। अब थोड़ा जानो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप देखोगे यहाँ पे कि ये टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी है। टेम्परेचर, अब जो बचा कुचा चीजें है ना उसको मैं बता देता हूं, जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि जहां से क्वेश्चन अगर बन सकता तो बनेगा ना, ये एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चीजें है तो जान लो। तो ये मेरा टेम्परेचर और एंट्रोपी है, राइट। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है सर, तो सर ऐसा स्लोप तो मेरा किसका जाता है, आइसोथर्मल का जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम है, तो टेम्परेचर एंड पीवी डायग्राम में ऐसा आइसोथर्मल का होता है। एक सेकंड, ये पीवी नहीं है, पीवी रहेगा तब बोल सकते हैं ये आइसोथर्मल है ना, लेकिन फिलहाल ये टीएस है, क्योंकि टीएस के टाइम में तो आइसोथर्मल कुछ ऐसा जगह कांस्टेंट, तो फिर ये किसका होगा, तो बोलेंगे या तो ये कांस्टेंट प्रेशर का होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा। बट कहानी समझो, इस प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल मान लिया हूं, 1 से 2 इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मुझे पता है कि ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है, राइट, डेल क्यू बाई टी होता है। तो 1 से 2 प्रोसेस अगर हीट चेंज देख रहे हैं और 1 से 2 हम लोग चेंज एंट्रोपी देख रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि डेल क्यू इक्वल टू टी चल जाएगा उधर तो हो जाएगा टीडीएस, समझना, एक टीडीएस रिलेशन होता है उसके लिए यूज किया गया है कि डेल क्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हो, टीडीएस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकता है, टी को बस इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये किसके लिए बोलेंगे, डेल क्यू इक्वल टू टीडीएस, तो बोलेंगे सर ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए यही होता है डेल क्यू बाई टी इक्वल टू डीएस, तो यहीं से होते मुझे डेल क्यू निकाला, ठीक है। तो यहां से आपको एक नया चीज पता चला कि डेल क्यू चेंज हीट इक्वल टू टीडीएस भी रिलेशन एक होता है, टीडीएक्स रिलेशन होता है, ठीक है। देखो देखो नीचे क्या लिखा गया, नीचे लिखा गया कि दिस इज फॉर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर इन अ प्रोसेस, और ये टीडीएस क्या है, एरिया अंडर कर्व इन अ टीएस डायग्राम ट्रेसिंग ऑन दी एंट्रोपी लाइन। अब बोलेंगे सर क्या आपने कहा, समझना, अभी देखो कितना मजेदार मैं कनेक्ट करूंगा, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा अभी तक मैं आपको यह बताया था कि वर्क डन जो होता है वो पीडीवी होता है, कहा था, कहे थे सर, मैंने आपको और कहा था कि वर्क डन इक्वल टू माइनस वीडीपी होता है, ये होता है क्लोज के सिस्टम के केस में, क्लोज सिस्टम के केस में, राइट, और ये होता है मेरा ओपन सिस्टम के केस में, मैंने कहा था ओपन सिस्टम के केस में। और क्या मैंने कहा था कि इसको अगर मैं एरिया के थ्रू निकालूंगा, बिकॉज इट्स अ पाथ फंक्शन, ही वर्क इज अ पाथ फंक्शन, तो पाथ के लिए एरिया से पता चलता है। अच्छा हीट भी तो आपका एरिया से ही पता चलता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। तो कोई अगर बोलेगा कि जैसे सर वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पीवी डायग्राम लेते थे, क्लोज सिस्टम के केस में एक से लेकर दो प्रोसेस अगर जा रहा है तो हम लोग इस वॉल्यूम साइड में, पीवी डायग्राम अगर है वॉल्यूम साइड में एरिया कवर मिल जाता था, इससे मुझे वर्क डन मिल जाता था क्लोज का। और वहीं अगर ओपन का बात करेंगे तो फिर से पीवी डायग्राम मैंने लिया और हम लोग 1 से 2 प्रोसेस लिए, तो प्रेशर साइड में क्या होता था, जो एरिया बन जाता था वो मेरा देता था वर्क डन ऑफ दी ओपन सिस्टम। तो ये वर्क डन देगा किसके लिए, ओपन के लिए दे रहा है यहाँ का, और ये जो तो मुझे देगा वर्क डन, ये मेरा किसके लिए देगा, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन देगा। ये मैं आप लोग को बता दिया था। नाउ अगर मैं कब बोलूंगा कि एक चीज बताइए सर, अगर मुझे हीट निकालना है, ये समझ गए यहां से, अब देखो ये कहानी में इसको हटा देता हूं, ये सब आप समझ गए होंगे। सेम यहां पे डिस्कस करें कि सर हीट अगर मुझे एरिया कवर करना है तो सर किधर लेंगे, वहां तो पीवी डायग्राम में समझते थे एक साइड वॉल्यूम साइड से क्लोज का निकल जाता था और प्रेशर साइड में ओपन का निकल जाता था।
हीट निकालने के लिए कौन सा डायग्राम लेंगे? पीवी डायग्राम तो नहीं यूज करेंगे, किसका करेंगे? अच्छा, वहां पे पीवी डायग्राम का यूज क्यों करते थे ये भी समझो, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता था या तो पीडीवी या वर्क डन इक्वल टू हो जाता था मेरा वीडीपी। तो थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या क्या आपको नजर आता था चेंज। एक तो नजर आता था पी फॉर प्रेशर, ध्यान देना, ये क्या है मेरा, एक मेरा प्रेशर है, और चेंज इन वॉल्यूम है, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो है तो वॉल्यूम ही। अच्छा, ये हो गया किसके लिए, ये हो गया क्लोज के लिए। अगर मैं ओपन वाला का भी बात करता तो ओपन में भी क्या नजर आता, भी है मेरा वॉल्यूम, और चेंज इन प्रेशर, तो है तो प्रेशर ही, तो घुमा फिरा के प्रेशर और वॉल्यूम ही तो आता था। इसीलिए हम लोग डायग्राम और प्रेशर और वॉल्यूम का ही लेते थे। किसका लेते थे, प्रेशर का और वॉल्यूम का ही लेते थे, क्योंकि चाहे क्लोज रहे ओपन रहे, है तो वॉल्यूम और प्रेशर का ही चेंज करके ये इक्वेशन बन रहा है। इसीलिए नाउ अब थोड़ा देखो और बात यहां पे कर लेते कि सर यहाँ पे हीट इक्वल टू क्या पता चला। अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल के लिए क्लोजेस्ट इनिक्विटी जानते हैं, डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे डेल क्यू निकालना चाहूंगा तो निकला मेरा टीडीएस। तो सर एक मेरा यहां पता चला टेम्परेचर, और चेंज इन एंट्रोपी, मतलब है तो एंट्रोपी ही। तो अब मुझे, आप खुद बताओ, आप अब मैं किस कौन कौन सा लूंगा ग्राफ। तो बेसिक बात है सर, मैं एक तरफ टेम्परेचर लूंगा और एक तरफ एंट्रोपी लूंगा, इसीलिए एक तरफ टेम्परेचर लिया गया, एक तरफ एंट्रोपी लिया। काम क्लियर हो गया। अब डिस्कस समझो। इसके बाद अब बारी आता है कि सर अब मेरे को बताओ, जैसे वहां पे एरिया अंडर दैट पीवी डायग्राम, तो यानी कि यहां अगर मैं चेंज इन हीट निकालना चाहूंगा तो एरिया अंडर क्या करूंगा, टीएस डायग्राम। समझ आया, एरिया अंडर टीएस मतलब एरिया अंडर टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम में क्या मुझे मिलेगा, एंट्रोपी मिलेगा। जो भी चेंज इन एंट्रोपी आया, ट्रेसिंग ऑन अपाई किधर, एंट्रोपी साइड या टेम्परेचर साइड, टेम्परेचर साइड या एंट्रोपी साइड, तो चेंज किसका दे रहा है, एंट्रोपी का ना। इसीलिए मेरा एंट्रोपी साइड में देगा, इसलिए मेरा एंट्रोपी साइड में जो एरिया मुझे मिलेगा वही मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करके देगा। जैसे वहां वर्क देता था, यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेट करेगा। सर जहां चेंज होता है वही डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा याद करो, फिर से देखो, आप फिर से देखो। चलो मैं फिर से वर्क डन का समझाता हूं, चलो थोड़ा सा ध्यान देना। सर क्लोज के लिए क्या लेते थे, सर क्लोज के लिए आपने कहा था वर्क डन इक्वल टू पी इंटू डीवी। देखो तो चेंज क्या है, मेरा वॉल्यूम है ना, तो क्या होता था, एक से दो अगर प्रोसेस लिया तो किधर लेते थे, ये रहा मेरा प्रेशर, ये रहा मेरा वॉल्यूम। इसीलिए वॉल्यूम कहते थे, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम दिया भाई, इसलिए वॉल्यूम साइड लिया गया, इसलिए वॉल्यूम साइड लिया गया। ये वॉल्यूम ये रहा मेरा V1 और ये रहा V2। अगर मान लो चेंज इन वॉल्यूम मेरा V2 माइनस V1 रहेगा, तो इसीलिए तो ये लेते थे। अच्छा ओपन के लिए देख लो, ओपन के लिए क्या जाता था, वर्क डन इक्वल टू माइनस VDP। यहाँ पे चेंज क्या है, मेरा प्रेशर साइड है ना, इसीलिए तो 1 से जब 2 लेते थे तो प्रेशर साइड में एरिया लेते थे। समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या चेंज, डीएस है, एंट्रोपी है। तो ये रहा मेरा S1 और ये मेरा S2 रहा। तो अगर इसको लिख सकता हूं कि डेल क्यू इक्वल टू क्या, T इंटू डीएस हो गया S2 माइनस S1। चेन एंट्रोपी डीएस तो लिख ही सकते हैं ना, डीएस को ऐसे लिख सकते हैं, T तो T ही रहा है ना, वो तो कांस्टेंट है। तो ये रहा मेरा, इसीलिए ये चीज लेके चलते हैं। क्या ये चीज आप लोग को समझ आया है ना, क्या ये चीज समझ आया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि रिवर्सिबल कंडीशन, क्योंकि रिवर्सिबल से हम लोग इक्वेशन निकाले से लिया गया कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर अगर आपको पता करना है तो एरिया अंडर द टीएस डायग्राम ऑन द एंट्रोपी लाइन में जो भी ट्रेस एरिया करेगा वो मुझे मिल जाएगा। स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा स्लो सर। ओके डियर, ओके सरिका, क्या ये चीज क्लियर हुआ सरिका, मेरे को एक बार कंफर्म करिएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं समझाऊंगा। तो वही सेम चीज देखो, जैसे डब्ल्यू वर्क डन निकालते थे पीवी डायग्राम में, किस साइड में निकालते थे, वॉल्यूम साइड में। वही इसी तरह से डेल क्यू हीट निकाले हम लोग टीएस डायग्राम में, किस साइड में, एंट्रोपी साइड में। और इसके लिए इक्वेशन क्या यूज किए थे, पीडीवी। इसके लिए इक्वेशन क्या यूज किए, टीडीएस, टीडीएस का यूज किए, दैट्स इट। ये एरिया अंडर द वॉल्यूम साइड, एरिया अंडर कर्व द एंट्रोपी साइड, बस। इज इट क्लियर और नॉट, सरिका, रुपेश, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सारे बच्चे मेरे को बताओ क्या ये चीज क्लियर हुआ। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको थोड़ा देर पहले कहा था कि मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लग नहीं रहा ये है, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैं स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था जब स्टार्ट इस टॉपिक हो रहा था, फिर जैसे आगे बढ़ा तो मुझे लगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीट ट्रांसफर अभी तक मैं आपको नहीं बताया था कि कौन सा डायग्राम लेंगे, पीवी, टीएस, एचएस, कई सारा डायग्राम होता है। तो टीएस डायग्राम लेते हैं, क्यों लेते हैं, कौन सा साइड में एरिया कवर करेगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दिस इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट और बस कंपलसरी, ये एक तरह से बहुत ही कंपलसरी है। क्लियर डियर, ओके डियर, चलिए तो अब बढ़ते आगे नाउ। यस चलो रिपीट में एक बार कर देता हूं। मैं ये कहा डियर कि जैसे हम लोग वर्क डन इक्वल टू देखे थे पीडीवी,
तो पीडीवी वर्क डन के केस में हम लोग एरिया अंडर पीवी डायग्राम निकालते थे, प्रेशर वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज दिया है, और प्रेशर वॉल्यूम का चेंज दिया, फिर हम लोग बोलते थे कि ये चूंकि मेरा है पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि याद करो हम लोग डब्ल्यू को डेल डब्ल्यू से लिखते थे, डेल डब्ल्यू से लिखते थे, इसको डी से नहीं लिखा जाता है। और ये मेरा फाइनल इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, पूरा एरिया पे डिपेंड करता, तो पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है, पूरा का पूरा एरिया निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे, एक से लेकर दो अगर कोई प्रोसेस हो रहा है और चेंज इन वॉल्यूम दिया है, तो ये वॉल्यूम का एरिया साइड, वॉल्यूम साइड में जो भी एरिया मुझे देता था, है ना, एरिया देता था, वही मुझे वर्क डन मिल जाता था। तो सेम केस यहां जानना चाह रहे हैं कि डेल क्यू बाई टी इक्वल टू डी एस से अगर मैं डेल क्यू निकालता हूं तो मिल जाता मुझे टी एस। सिंपल, क्या नहीं हो जाता, डेल क्यू बाई टी इक्वल टू डी एस, तो मैं करूंगा डेल क्यू इक्वल टू सर टी इंटू डी एस। अब मैं जानना चाहूंगा कि सर जैसे हम लोग वर्क कैलकुलेशन निकाले थे एरिया के थ्रू, तो क्या हीट को भी एरिया के थ्रू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए किसका किसका डायग्राम लेंगे? यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का लिए थे, क्योंकि प्रेशर का और वॉल्यूम का चेंज हो रहा था, यहाँ पे चेंज हो रहा है टेम्परेचर का और एंट्रोपी का, इसलिए टेम्परेचर और एंट्रोपी का लिया गया है ना, टेम्परेचर एंट्रोपी का लिया गया है। और फिर यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी था, चेंज इन वॉल्यूम था, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, इसलिए जो भी प्रोसेस लिया गया एंट्रोपी साइड में एरिया जो कवर करेगा वो मुझे यहाँ से क्या देगा, हीट ट्रांसफर के बारे में आइडिया देगा। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर यहां से आप इस एरिया को कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर कितना हुआ पता चल जाएगा। बस बस यहाँ पे रिवर्सिबल क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ जो इक्वेशन लिए थे वो रिवर्सिबल का लिए थे, इसलिए रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो गया। दैट्स इट, क्लियर, ओके डियर। चलो, क्या बोल रहे सुलभ शक्ति, क्या किसी का लाइव चल रहा? सबका लाइव है डियर, करेक्ट, लाइव है। अब देखो, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया, हम लोग पढ़ चुके हैं कार्नोट साइकिल, पढ़े हैं ना? बिल्कुल सर पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग पीए पीवी एंड टीएस डायग्राम पढ़ चुके हैं। रिवाइज करो थोड़ा, क्या था क्या था। तो सर पीवी डायग्राम अगर बात करता हूं तो चार प्रोसेस मिलकर बना था। आपको मैंने कहा था दो जो होता है वो आइसोथर्मल होता है, और दो जो होता है पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। तो दो टेम्परेचर कांस्टेंट और दो आइसेंट्रोपिक डायरेक्ट एंट्रोपिक कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो, पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट या फिर आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट, राइट? क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम लोग क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। तो देखो, आइसोथर्मल आइसोथर्मल दो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अच्छा, सब रिवर्सिबल है, पहली बात तो ये दो को में रिवर्सिबल नहीं लिखा गया, लेकिन ये भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, क्योंकि आइसोथर्मल वैसे भी रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल दो, दो एडियाबैटिक, है ना? और आप लोग को याद होगा क्या लेते थे, एक से दो के बीच में आइसेंट्रोपिक लिए, तो कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर मेरा क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम घटता है। तो देख सकते हो वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, अब यहाँ पे आइसोथर्मल क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, कि दो बारी लगातार आइसोथर्मल होगा, दो बारी आइसेंट्रोपिक हो गया, तो दो से तीन फिर से आइसोथर्मल हो रहा है, लेकिन अब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्रेशर अब घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो देखो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रेशर आपका दो से तीन घटा है। फिर तीन से चार अब आएगा आइसेंट्रोपिक, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब यहाँ पे फिर से एक्सपेंशन ही, अभी भी एक्सपेंशन ही कर रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, है ना? एक्सपेंशन सेम वही कहानी है कि प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये चारों मिलकर बनता है। और चूंकि मैं टीएस डायग्राम देखता हूं तो दो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट नजर आता है, जहां पे T2 इक्वल टू T3, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है। और अगर नीचे में बात करेंगे T1 और T4 बराबर होता है तो T मिनिमम टेम्परेचर है। और आइसेंट्रोपिक के केस में एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये रहा एंट्रोपी कांस्टेंट, यानी कि S1 इक्वल टू S2 हो जाता है, ये और ये बराबर, और S3 इक्वल टू S4 हो जाता है एंट्रोपी कांस्टेंट, राइट? ये मेरा कहानी देखने को मिलता था, ये देखने को मिलता था, जिसमें ये बात किए थे कि चारों में वर्क डन करता है, चारों में वर्क डन करेगा, चारों में क्या करेगा, वर्क डन आपका करता है, लेकिन हीट ट्रांसफर दो ही में करता। व्हाई? बिकॉज दो तो मेरा एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक में देयर इज नो हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर कब करेंगे, आइसोथर्मल में ही करेंगे। इसलिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल में आप बोल रहे हो कि हीट हीट आने जाने दो, लेकिन टेम्परेचर फिर कांस्टेंट है, कोई बात हुआ? आप उसको गर्म भी करना चाहते हो और बोल रहे हो टेम्परेचर भी ना बढ़े, इसीलिए मेरा हाइपोथेटिकल कंडीशन था, ये रियल साइकिल नहीं था, है ना? और हम लोग और क्या देखे थे कि कार्नोट का जो एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2 अपन T1 होता है, वेयर T1 इज दी ग्रेटर टेम्परेचर देन दी T2। तो T1 आपका होता है मैक्सिमम नीचे में, ऊपर वाला होता है मिनिमम। तो 1 माइनस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड मैक्सिमम, मिनिमम मतलब नीचे वाला लेते थे और मैक्सिमम ऊपर वाला लेते थे। इसलिए कहते थे कि कार्नोट का एफिशिएंसी
केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर में। द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है उसका इफिशियंसी। हीट का कितना आ रहा जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यही देखो हीट का एडिशन यहां कर रहे हैं, या बोल सकते हो यहां पे आपका हीट का एडिशन कर रहे हैं, क्यू इन हो रहा, और यहाँ हीट का रिजेक्शन कर रहे हैं। हीट का एडिशन रिजेक्शन क्यों किया? क्योंकि मुझे बनाना कैसा रिवर्सिबल साइकिल है, और रिवर्सल में देयर इज नो लॉस, और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट छोड़ना नहीं, तो जितना हीट लिए काम करवाने के लिए उतना हीट छोड़ना भी पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसीलिए ये चीज करा गया। चलिए ये कहानी हो गया। तो और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी स्लो प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस में जैसे कहा था कि आइसोथर्मल बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और आइसेंट्रोपिक बहुत ही फास्ट प्रोसेस, और ये पिस्टन का एक बार में ही देखने को मिलता है, एक ही स्ट्रोक में, मतलब पिस्टन बस यहां से 2 से लेकर 4 तक आया ना, ये बस नीचे आया, एक्सपेंशन नीचे आया, उसी में एक बार स्लो कर रहा फास्ट कर रहा है, तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल साइकिल था। अब इन पीवी डायग्राम ध्यान से समझना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पीवी डायग्राम देख रहे हैं तो पीवी डायग्राम में 2 प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल, है ना। अब यहां पे अगर बोला जाए कि स्लोप किसका ज्यादा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक का या आइसोथर्मल का, देखो ये रहा मेरा आइसोथर्मल और ये रहा मेरा आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इसी को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक को ही बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा बड़ा है? वैसे अगर आप लोग को याद होगा एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो याद होगा एक्सपेंशन के केस में मैंने ये इस तरह से कहानी समझाया था, ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज कॉल्ड योर प्रेशर कांस्टेंट। अगर मैं पीवी डायग्राम लेके चलता हूं, दिस इज कॉल्ड योर वॉल्यूम कांस्टेंट, और दिस इज कॉल्ड योर आइसोथर्मल, दिस इज कॉल्ड योर पॉलीट्रोपिक, यानी कि पॉलीट्रोपिक पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट और पी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं आइसोथर्मल का रिवर्सल एडियाबेटिक की बात करता हूं, ये रहा आइसोथर्मल का और ये रहा मेरा लास्ट वाला एडियाबेटिक का, तो खुद आप बोलोगे स्लोप सर कौन होता है जिसमें आप जल्दी स्लिप करके गिर जाओगे, तो सर मेरा एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। देखो इसलिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है देन दी आइसोथर्मल, ये तो आप ग्राफ से पूरी तरह से देख सकते हो, यानी कि जो मेरा आइसेंट्रोपिक का स्लोप है वो ज्यादा है। इसलिए देखो ये अगर मैं पूरा ऐसे करके समझा दो, आगे तक बढ़ा दो, ऐसे कुछ जा रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये एक सेकंड, ये तो ऐसा लग रहा है थोड़ा नीचे तो करना ही पड़ेगा ना मुझे, ये कुछ ऐसा करके थोड़ा नीचे तो जाएगा ही, ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर ये किसका हो गया, ये हो गया आइसोथर्मल का, टेम्परेचर कांस्टेंट का। लेकिन यही अगर मैं आप लोग को दिखाऊंगा रेड कलर से आइसेंट्रोपिक का, तो ये स्लोप देखो कितना नीचे स्लाइड कर रहा है, ऐसा, तो ऑब्वियसली बात है इसका स्लोप ज्यादा है, पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट का या फिर आइसेंट्रोपिक एंट्रोपिक कांस्टेंट का। क्लियर, यहां से ये भी चीज क्लियर होगी। नाउ इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ एक कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्यों कहा जाता है, समझना क्या कहा जाता है, सुनो ध्यान से। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का बढ़ना, उसका प्रिंसिपल क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि यूनिवर्स का एंट्रोपी कभी भी घटता नहीं है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, लेकिन नेवर डिक्रीज। अभी प्रूव किए थे ना, देखो यहां पे है ना, मैंने यहां पे कहा था कि चूंकि मैंने कहा था कि यूनिवर्स इक्वल टू होता सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और चूंकि मैं यूनिवर्स को मान लिया था आइसोलेटेड, नो एनर्जी ट्रांसफर, यानी हीट भी जीरो वर्क भी जीरो, तो हीट जीरो तो पूरा जीरो, तो जीरो यानी ये बड़ा होगा या छोटा होगा, घटेगा कभी नहीं। इसलिए मैं कहा था कि यूनिवर्स एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीज, या तो बढ़ेगा या जीरो होगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट बस यहीं से आता है। दैट्स वाई, और एक यहां से पूछा जाता है समटाइम कि सेकंड लॉ इज कॉल्ड डायरेक्शनल लॉ, ये भी एक पढ़ा जाता है। डायरेक्शनल मतलब कि ये पॉजिटिव में ही बढ़ता है, या तो बराबर हो रहा है या बढ़ेगा, ये भी पूछा जाता है ना। ये भी अगर पूछ दिया व्हाई सेकंड लॉ इज कॉल्ड डायरेक्शनल लॉ, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है कि रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करा कि हाई लो से हाई टेम्परेचर किया जा रहा है, या हीट पंप का बात करा, तब ये बात कर रहा है, ऑप्शन आपको दिखाई देगा कहीं कि बिकॉज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीज, या फिर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज और इक्वल टू दी जीरो। ठीक है, तो ये चीज मानना। चलिए बाकी ये मैं आपको बता दिया हूं कि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मोर जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना आपस में टकराएगा, मोर विल बी द रैंडमनेस, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल्स उतना टकराएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी नो दैट कि गैस पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन, तो जितना ज्यादा गैस उतना टकराएगा, उतना मोशन करेगा, उतना रैंडमनेस होगा, है ना, उतना अगर रैंडमनेस होगा। अच्छा अभी तक हम लोग ये डिस्कस नहीं किए कि सर एंट्रोपी जो है वो प्रॉपर्टी तो मैंने बोल दिया कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, लेकिन सर ये मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या और एक्सटेंसिव है, क्योंकि यू नो दैट कि एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है कि डिपेंड करेगा मेरा मास पे, डिपेंड ऑन मास,
लेकिन अगर मैं बोलूंगा इंटेंसिव है तो क्या होगा, इंडिपेंड ऑन मास, मास में मेरा डिपेंड ये नहीं करता है। तो क्या होता है मेरा एंट्रोपी। तो देखो यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं कि एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मींस मोर मोलिकुल्स, जितना ज्यादा मोलिकुल्स उतना रैंडमनेस नहीं। कहीं ना कहीं रैंडमनेस क्यों ज्यादा बढ़ा, क्योंकि मोलिकुल बढ़ा है। मोलिकुल मतलब ज्यादा मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो मास पे डिपेंड किया कि नहीं, बिल्कुल सर आप मास पे डिपेंड किया, मास पे डिपेंड किया। लेकिन मास मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ा एंट्रोपी बढ़ा, इट मींस एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज डिपेंड ऑन मास, ये मेरा मास डिपेंडेंट है। लेकिन एज वी नो दैट इंटेंसिव नहीं होगा डियर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ गए सर का क्यों होगा एक्सटेंसिव, क्योंकि मास बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ रहा घट रहा है, ठीक है। अब इन थर्मोडायनेमिक्स वी ओनली कंसीडर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास को हम लोग यूनिट मार के चलते हैं। व्हाई, बिकॉज ड्यूरिंग द स्टडी वी डोंट वांट दैट मास विल बी चेंज। अगर मास चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा कई सारा, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो इंटेंसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्सटेंसिव डिवाइड करते हैं, जिससे मास से डिवाइड किया उसके अंदर का मास खत्म, तो बन जाता है क्या मेरा इंटेंसिव, और उसी को कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो इसीलिए एक बड़ा एस भी होता है, एक छोटा एस भी होता है। तो बड़ा एस को जब मास से डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिक छोटा एस बन जाता है। तो बड़ा एस बेसिकली क्या था, ये मेरा टोटल एंट्रोपी था, या फिर आप बोल सकते हो बड़ा एस जो था वो मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, एक्सटेंसिव एंट्रोपी था, ये बोल लो। और जब छोटा एस बन गया तो मेरा ये इंटेंसिव बन चुका है, इंटेंसिव बन चुका है, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक मतलब मास इंडिपेंडेंट, क्लियर। चलो एक डाउट क्या आ रहा है चंदन का देख लेता हूं, solid mass is more than gas but entropy of gas is more। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, एंट्रोपी ऑफ गैस देखो यहाँ पे गैस से मत समझना, रेंडमनेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो 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 देखो, ऐसा आप बोल रहे हैं कि सोलिड में मास ज्यादा होगा। देखो एक कोई कंटेनर में लेके चलता हूं, देखना ये मेरा सोलिड, एक में कंटेनर इस तरह का कोई थैला या कुछ भी लिया, बॉक्स लिया, इसके अंदर मान लो गैस है, सोलिड है, ये मेरा कोई सोलिड है, सोलिड के अंदर कोई मोलिकुल्स है, वो बहुत ही सारा रेत है, मान लो बालू डाल दिया, सैंड वगैरह डाला तो बहुत ज्यादा रहेगा। अब इसी कंटेनर में, सेम बड़ा कंटेनर मैंने लिया, अब इसमें मैं गैस डाल रहा हूं, और भी इस वक्त गैस दूर दूर रहेगा, एक सेकंड, गैस रहेगा बहुत दूर दूर, गैस क्या रहेगा, बहुत दूर दूर आपका गैस रहेगा, बस इतने ही गैस रहा है, तो दिस इज द गैस। तो बात यहां पे ये किया जा रहा है, बात में यहां पे ये कर रहा हूं कि गैस में अगर मॉलिक्यूल को और ज्यादा डाल रहे हैं, अगर जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे एक फिक्स कंटेनर के लिए, देखो फिक्स कंटेनर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ऑब्वियसली बात है गैस के अंदर का मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा, इसके अंदर का मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा गैस से, ठीक है। अगर रैंडमनेस बात करा जाए तो रैंडमनेस मोशन की वजह से भी तो हो रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मोर मॉलिक्यूल्स मोर विल बी द रैंडमनेस बिकॉज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैस आर ऑलवेज इन मोशन बट सॉलिड आर नॉट इन मोशन। तो चूंकि ये मोशन नहीं करता, भले ज्यादा है, बात समझना, आप ये समझ रहे हो कि सर जी अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो ज्यादा रैंडमनेस होना चाहिए सॉलिड में, रैंडमनेस वहां कम है, क्योंकि दे आर नॉट इन मोशन ना, दे आर स्टैटिक इन पोजीशन, अपने पोजीशन में स्टैटिक बना रहता है, लेकिन गैस हमेशा मोशन करते रहता है। इसीलिए तो भाई साहब हम लोग पढ़े थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस रियल गैस का अंतर बताने के लिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ, ये सभी लॉ क्यों पढ़े, क्योंकि गैस को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत ही रैंडम बिहेवियर अपने आप को शो करता है। ये ऐसा बच्चा है ना, जो बच्चा कभी भी शांत रूम क्लास में बैठता नहीं, उछल कूद ये वो करते रहता, तो उसके लिए दो आदमी को लगाना पड़ता है, और एक ऐसा बच्चा शांत है जिसको लगाने की जरूरत नहीं है, बात यह है। इसीलिए हम लोग इसके लिए इतना सारा साइंटिस्ट पढ़ा, क्या सॉलिड को स्टडी करने के इतना साइंटिस्ट कोई सुनो, सॉलिड के लिए कोई लॉ बना, कोई थ्योरम बना, आप खुद बोलो चंदन, क्या सॉलिड को स्टडी करने के लिए आप सुने हो कि कोई लॉ बना है कि इसके अकॉर्डिंग सॉलिड को ऐसे डिफाइन करा के, नहीं। लेकिन इसके लिए कई तरह थ्योरी बन चुका, कई सारा लॉ हम लोग पढ़े, है ना, एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, है ना, गेल-लुब्सैक लॉ, आपका ये सभी पढ़े हैं, राइट। तो क्यों, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही रैंडम है, बहुत ही अप्रप्ट है, उसको हम लोग ऐसे जनरली कंसीडर नहीं कर सकते, जनरली स्टडी नहीं कर सकते। आप गैस के बारे में बता दो ना कि अभी एयर में कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, आपको एक डिवाइस लेना पड़ेगा, उसके लिए कई सारा पैरामीटर, कई सारा लॉ के बेसिस से बनाया गया उस डिवाइस को, तब जाके कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सॉलिड को आप डायरेक्ट वजन नाप लो, पता चल जाएगा कितना क्या है, समझ गए। हाँ, तो ये नहीं है कि भाई यहाँ पे मान ले बोलूंगा कि यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल है, समझना 1000 मॉलिक्यूल है और इसमें केवल 10 मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें इससे भी ज्यादा रैंडमनेस हो सकता है, किसमें, गैस में। वाई, क्योंकि जो मोशन कर रहा है ना,
और इससे मैं बड़ा कंटेनर अगर ले लेता हूं और बड़ा कंटेनर में ज्यादा मोलिकुल डाल देता और रेंडमनेस बढ़ गया। तो केवल गैस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड के बारे में नहीं। वो तो मैं आपको समझाया था इससे पहले कि इनके सब सॉलिड लिक्विड गैस करेंगे तो गैस में ज्यादा रेंडमनेस क्यों होगा, क्योंकि मोशन ये बहुत ज्यादा करता है, ये मोशन कम करता है, ये उससे थोड़ा ज्यादा करता है, रेंडमनेस थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि मोशन बहुत है, इसमें रेंडमनेस बहुत है ना, रेंडमनेस है, मोलिकुल्स एक जगह रह नहीं रहा, बहुत ही इधर उधर चल जा रहा है, इसी की वजह से रेंडमनेस, इसी की वजह से एंट्रोपी बढ़ रहा है। क्लियर हुआ मेरी बात, क्या चीज समझ आया? सर मेरा नेट का इशू आ रहा, अच्छा अच्छा, ओ सुलभ शक्ति तब आपके यही हो रहा है, बिकॉज मेरे यहाँ तो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, मैं भी स्टूडेंट लॉगिन लिया हूं, एज यू नो दैट। स्पेस ऑफ फ्री मूवमेंट तो कम हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, स्पेस ऑफ फ्री मूवमेंट, यस। चंदन फ्री मूवमेंट तो कम है, कैसे होगा? स्पेस फॉर फ्री मूवमेंट कम हो जाएगा, ये किसके लिए आप बात कर रहे हो? फ्री मूवमेंट सॉलिड के लिए। वैसे सॉलिड में मूवमेंट कम क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सटा सटा रहता है ना, तो इसमें आपको देखने को ही नहीं मिलता। इन केस ऑफ सॉलिड इतना कॉम्पैक्ट रहता है कि इसमें ये मोशन करता ही नहीं है। अगर करेगा ही नहीं तो भाई कितना मोलिक्यूल डालो, कम डालो ज्यादा डालो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ गए? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको बहुत टेम्परेचर में अगर हाई कर दे तो, जैसे आप मान लो कोई आयरन ले लेंगे, आयरन को 1500 डिग्री, जैसे आपका 1450 के आसपास इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, उसके ऊपर अगर आप ले जाओगे 1600-1700, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, अपने मोलिकुल को, सरफेस को छोड़ेगा और फिर वो अपने शेप एंड साइज को पिघलने लगेगा, तब वो कुछ हो सकता है ना। लेकिन अगर गैस का बात करें, थोड़ा सा भी गर्मी कर दो, हीट दे दो, भाई साहब वो मोशन करने लगेगा, तो इसीलिए ज्यादा मोशन, ज्यादा रैंडमनेस, समझ गए? मतलब एक पार्टिकल अपनी जगह में रह ही नहीं रहा। मोर नंबर, देखिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि मैं आपको बोल दिया कि मोर नंबर ऑफ मोलिकुल तो मोर रैंडमनेस, ये मैं ये भी बात कर रहा हूं कि मोर रैंडमनेस, मोर मोलिकुल इन केस ऑफ गैस, ये समझना गैस का बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड का बात नहीं किया जा रहा, गैस का स्टडी कर रहा है अधिकतर, क्योंकि इनके सब लिक्विड और सॉलिड वो स्टेटिक पोजीशन में रह सकता है, इसलिए हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड भी पढ़ते हैं। फ्लूइड में भी एक पॉइंट आता है जिसमें वो स्टेटिक पोर्शन में रहता है, इसलिए कहा जाता है हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो में पानी, स्टेटिक में रुका हुआ है। लेकिन गैस कभी भी रुका हुआ नहीं रहता, वो ऑलवेज मोशन करते रहता है। तो जितना ज्यादा गैस डालोगे वो और टकराएगा तो और रैंडमनेस, इसलिए एंट्रोपी इसका बढ़ते जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता लिक्विड में एंट्रोपी नहीं होगा, बहुत कम, सॉलिड में ना के बराबर, होता ही नहीं है। ठीक है, होता ही नहीं। तो मेन है, सिर्फ आप ये मत समझो कि मोलिकुल ज्यादा है, ये समझो कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, और आपस में गैस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हम लोग ये भी बताया कि गैस मोशन कर देता है, इसलिए बढ़ रहा तो ज्यादा टकराना भी हो रहा है, समझ गए? ये चीज है। चलिए, क्लियर है? क्लियर हो गया? चलो, तो चंदन, क्या ये आप लोगों को क्लियर हो गया? कमल तो बोले ओके सर। सुलभ शक्ति, अच्छा सुलभ शक्ति का तो नेट का, ओके डियर, ओके डियर, कोई बात नहीं, जो भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी, है ना। मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन का सॉल्व करूं, अगर कर ही ना पाऊं तो फिर टीचर किस काम का, राइट? फिर इतना दिन से पढ़ाना मेरे लिए बेकार है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, जैसे आप जो बोल रहे सरिका कि ये मास पे डिपेंड करता है, दैट्स ट्रू, मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि वी आर स्टडी अबाउट गैस, हम लोग गैस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं अधिकतर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब मैं स्टडी, देखो मैं, आप समझना मेरी बात, जब मैंने आप लोग को थर्मोडायनामिक्स पढ़ना स्टार्ट करा था, तभी मैंने आपको कहा था कि हम लोग अधिकतर यहाँ पे गैस के बारे में पढ़ेंगे, कि जब आप फ्यूल डालते हो तो एयर और गैस पार्टिकल, एयर पार्टिकल और फ्यूल पार्टिकल जाता है, गैस में मिक्सर होता है, और गैस के साथ वो हीट कॉम्बिनेशन होता है, और हीट ट्रांसफर किया जाता है। तो हम लोग अधिकतर जो स्टडी कर रहे हैं ना, लिक्विड का कर रहे हैं, लिक्विड का स्टडी करता है फ्लूइड में, सॉलिड का स्टडी कहां करते हो बताओ? सॉलिड का स्टडी आप करते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, थ्योरी ऑफ मशीन में, क्लियर है ना? ये सब में हम लोग सॉलिड का स्टडी करते हैं। फ्लूइड का स्टडी कहां करते हो? फ्लूइड का स्टडी करते हैं इन फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, और गैसेस का स्टडी करते हैं कहां पे? आईसी इंजन में, है ना। आईसी इंजन भी वही बात है, एसी, एसी कैसे काम करता है? हवा ही तो गर्म ही करता है,
फ्री रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, गर्म ठंडा, वही बात है। आईसी इंजन, आरएसी भी वही स्वयं साइकोमेट्रिक चार्ट वगैरह पढ़ते हैं, आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। आईसी इंजन भी सेम कहानी, इंजन उसी तरह से गर्म करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट, वही पावर प्लांट में पानी से स्टीम बनाना, स्टीम से पानी बनाना, तो सेम वही बात है। इन सब में गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग किसको ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपने कहा कि मास के ऊपर कर, लेकिन हम लोग गैस का बात कर रहे हैं, है ना। आप सॉलिड को यहां लाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं नहीं उसको मत लाना। चलिए, तो नाउ अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे टीडीएस रिलेशन, है ना। टीडीएस रिलेशन आपसे पूछा जाता है, जो कि बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मिलके ही बना गया। अच्छा सर, ये सर टीडीएस रिलेशन क्या होता है, पहले तो आप ये बताओ, क्या टीडीएस रिलेशन जो है वो कोई थ्योरी वगैरह में यूज किया जाता है? नहीं, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, देयर इज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टीडीएस रिलेशन। तो सर इसका हम लोग क्यों इसका यूज किए हैं? इसका यूज किए न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल जो क्वेश्चन वगैरह आता है उसको सोल्यूशन करने के लिए, ताकि हमारे लिए आसान हो। समझ गए? होता है ना कि इसको क्या करा गया है, जो पहले से इक्वेशन पढ़ा है उस इक्वेशन को जोड़ तोड़ के कुछ नया इक्वेशन बनाया जाए, ताकि थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो मेरा इजी हो जाए, दैट्स इट। इसी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए आपको टीडीएस रिलेशन पूछा जाता है कि फर्स्ट टीडीएस रिलेशन क्या होता है। डायरेक्ट सिंपल बोलेगा फर्स्ट टीडीएस रिलेशन इन थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन ए बी सी डी करके दे देगा, आपको बताना है। फिर बोलेगा फर्स्ट टीडीएस रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन, आपको दे देगा इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, वॉल्यूम, दिस दैट, ऐसे करके, है ना। तो आपको यहां पे मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट टीडीएस रिलेशन कैसे निकलता है और सेकंड टीडीएस रिलेशन कैसे निकलता है। ऐसे जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत इजी है। टीडीएस, ये टीडीएस कहां से आया था? वही कि डेल क्यू इक्वल टू या फिर डीएस इक्वल टू, जो हम लोग लिखते हैं डेल क्यू बाई टी। तो यहां से जो ये डेल क्यू का वैल्यू निकालते हैं ना, डेल क्यू का वैल्यू निकालते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू आ जाता है मेरा टी इंटू डीएस। यही से आपको मिलता है क्या? टीडीएस। यही टीडीएस रिलेशन का बात कर रहा है। बेसिकली वो बात कर रहा है हीट से रिलेटेड, कि हीट कितना फ्लो कर रहा है। तो हीट का वैल्यू हम लोग फर्स्ट लॉ से भी निकालेंगे और सेकंड लॉ से भी निकालोगे। फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये हम लोग जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड सेकंड लॉ क्या जानते हैं कि डीएस चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। तो देखो यहां भी हम लोग जानते हैं डेल क्यू, यहां जानते हैं डेल टी। तो डेल क्यू का वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर उन दोनों में से कुछ वैल्यू को कहीं पे पुट करके और एक इक्वेशन को बना देंगे। वेरी सिंपल। तो चलो स्टडी करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये टीडीएस रिलेशन बना कैसे है। और फाइनल आपको याद तो रखना यही वाला, बस फर्स्ट टीडीएस रिलेशन ये है और सेकंड टीडीएस रिलेशन ये है, दैट्स इट। लेकिन कभी कभार ये अगर मैं आपको बता दूंगा तो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हुआ। देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स मेरे को पता कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, क्लियर, पता है सर, पता है। और फॉर अ रिवर्सल प्रोसेस के लिए मुझे पता, क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन पीडीवी लेके चलते हैं, तो वर्क डन के जगह में पीडीवी वैल्यू को पुट कर दिया, तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन के जगह पीडीवी कर दिया। ये मैं पहला इक्वेशन लेके चल दिया, ये पहला इक्वेशन लिख दिया कि नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू सर डी यू प्लस वर्क डन होता है पीडीवी, तो पीडीवी लिख के छोड़ दिया। अब सेकंड लॉ का बात करते हैं, फिर से रिवर्सल प्रोसेस लेते हैं। यहां भी रिवर्सल के जानते हैं कि चेंज एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होता है, जैसे मुझे डेल क्यू निकालना, तो डेल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, टीडीएस, दैट्स इट, खत्म कहानी। अब क्या करेंगे, ये यहाँ में डेल क्यू है ना, ये इसका वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ डेल क्यू की जगह में टीडीएस वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो इसके जगह में क्या कर दिया, मैं टीडीएस वैल्यू रख दिया, बस। तो टीडीएस इक्वल टू क्या आ गया, डीओ प्लस पीडीवी, बस खेल खत्म। आपका बन गया मेरा क्या, फर्स्ट टीडीएस रिलेशन। फिर बोलेंगे सर आगे क्यों है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप ध्यान दोगे ना कि यहाँ पे देखो क्या है, टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डीवी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो ये है मेरा एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा एंट्रोपी कैसा प्रॉपर्टी होता है सर, एक्सटेंसिव। इंटरनल एनर्जी कैसा प्रॉपर्टी होता है सर, एक्सटेंसिव, है ना। वॉल्यूम सर कैसा प्रॉपर्टी होता है सर, एक्सटेंसिव। तो हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो लेके चलते नहीं है, हम लोग क्या लेके चलते हैं, इंटेंसिव। और इंटेंसिव कैसे बनाते हैं, मास से डिवाइड करते हैं, तो सबको मास से डिवाइड करेंगे, इन सबको मास से डिवाइड करेंगे, जो भी एक्सटेंसिव है उन सब। बाकी को क्यों नहीं, कि देखो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना, ये पहले से ही मेरा इंटेंसिव है, ये दोनों को दोनों क्या है, पहले से मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, क्योंकि ये दोनों को दोनों सिस्टम का प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, क्लियर। लेकिन इन सबको मास से डिवाइड करना, इसको भी और चेंज इन वॉल्यूम को भी, तो सबको मास से डिवाइड करें। और जैसे मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या है, छोटा एस आ जाएगा, तो टी छोटा एस इक्वल टू छोटा यू प्लस पी इंटू छोटा भी। तो आ गया ये वही टी इंटू, अच्छा डीएस लिखेंगे, डी इंटू छोटा एस, तो टी डीएस इक्वल टू यू इंटू पी भी, बस। आया तो यही था, आया यही था, लेकिन यहां पे लिखे
तो टी देखो टीडीएस इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी वही है, टीडीएस इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी। अंतर ये है कि कैपिटल एस था, बस छोटा एस कर दिया, दैट्स इट, खत्म कहानी। नहीं नहीं, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव टू मास, तब जाके आपको इंटेंसिव मिलता है, इंटेंसिव। ठीक है, जब आप एक्सटेंसिव को मास से डिवाइड करते हैं ना, तब उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मेरा बन जाता है। और इसी जब उसको देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर, लेकिन एक्चुअल में एंट्रोपी इंटेंसिव तो ये नहीं, इसको बनाया गया मास से डिवाइड करके, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, समझ गए? क्योंकि ओरिजिनल तो ये क्या था, एक्सटेंसिव था, इसको मास, क्योंकि एक्सटेंसिव कौन होता है, जो मास पे डिपेंड करता है, मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट को बोलते हैं एक्सटेंसिव। तो इसके अंदर का मास डिपेंडेंट है, मास अंदर रहता है छुपा हुआ, मास डिपेंड करता है। तो जैसे मास से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसके अंदर का मास डिपेंडेंसी खत्म हो गया है, तो मास इंडिपेंडेंट बन गया, इसलिए इसको इंटेंसिव या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों, मास से डिवाइड कर दिया गया। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का ऑल एनर्जी यार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव होता है। इसके अंदर देखो मास है, तो जैसे मैं मास से डिवाइड करूं, मास से मास खत्म, तो अब ये बन चुका क्या, हाफ वी स्क्वायर, और ये बन चुका मेरा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? यस, ओके। तो दिस इज योर फर्स्ट टीडीएस रिलेशन। अब बात करते हैं मास का मतलब मास ऑफ द मॉलिक्यूल, हाँ, मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टीडीएस रिलेशन कहां से लेते हैं। तो सेकंड टीडीएस रिलेशन के लिए फिर से हम लोग यूज करेंगे एंथैल्पी का इस बार में। एंथैल्पी इक्वल टू क्या जानते हैं सर, एच इक्वल टू तो यू प्लस पीवी, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, तो एच को हो जाएगा डीएच, चेंज इंथैल्पी, यू आ जाता है डीयू, और पीवी को क्या लिखेंगे, पी को रखो कांस्टेंट में, चेंज इन वॉल्यूम, प्लस एक बार वी को रखो कांस्टेंट में, और चेंज इन प्रेशर, यही तो लिखते हैं, है ना। डिफरेंशियल आप लोग को पता होगा, इसी तरह से लिखा जाता था हम लोग, तो ये दोनों को लिख दिया। चलो ये लिख के अभी फिलहाल छोड़ दिया जाए। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मुझे पता है, वही डेल क्यू इक्वल टू डीयू प्लस वर्क के जगह में पीडीवी वैल्यू पुट कर दिया, तो पीडीवी, तो क्या आ गया, डीयू प्लस पीडीवी। देखो यहाँ भी डीयू प्लस पीडीवी है, यहाँ भी डीयू प्लस पीडीवी है, तो क्या यहाँ के जगह में डेल क्यू ने वैल्यू पुट कर दें, है ना। तो इसके जगह में क्या आ गया, डीएस का डीएच आ गया देखो, और इसके जगह में आपका आ गया डेल क्यू और प्लस वीडीपी जो है वीडीपी ही रहा। ठीक है, देखो इतना चीज मेरे को आ गया, ठीक है। इतना चीज लाके अब हम लोग सेकंड लॉ का यूज करेंगे एंथैल्पी में। फिर से क्या करेंगे, फिर से हीट ही निकालेंगे, और क्या। तो यहाँ पे फिर से मुझे डेल क्यू का वैल्यू को कुछ और बनाना है। अब फिलहाल एक बारी मैं उसको डेल क्यू से लाया, फिर दूसरा बारी, तो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स के बाद फिर वही चेंज एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी आ जाता है, और यहाँ से क्या निकलेगा कि डेल क्यू इक्वल टू निकलेगा टीडीएस। तो ये डेल क्यू जगह टीडीएस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो बस सिंपल सा कहानी है। क्या जगह, देखो यहाँ पे डीएच तो डीएच है, बस डेल क्यू जगह में आ गया टीडीएस, टीडीएस और प्लस वीडीपी, वीडीपी रहा, बस आ गया सेकंड इक्वेशन, और क्या, खत्म खेल। फिर से वही कहानी है, इसमें कौन कौन सा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है देखो, तो चेंज एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, और वॉल्यूम है। तो ये बड़ा एच जो है छोटा एच बन चुका है, बड़ा एच फिर यहाँ छोटा एच बन चुका है, और बड़ा भी छोटा भी बन चुका है, बाकी सेम चीज है, मास से डिवाइड कर दिया गया, तो सेकंड इक्वेशन बन गया। समझ आया सेकंड इक्वेशन कैसे बना, फर्स्ट इक्वेशन कैसे बना, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलिए, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। चलो अगर इतना समझ गए तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे आपको यह समझाता हूं कि आखिर टीडीएस रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा ये भी समझ लेता हूं। तो बहुत अच्छा बात ये है ना कि ये रहा मेरा पहला इक्वेशन, और ये मेरा दूसरा इक्वेशन रहा। दोनों का खासियत पता है क्या है, दोनों का खासियत क्या है, कि इसको हम लोग वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग रिवर्सिबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इन रिवर्सिबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। बोलेंगे सर क्या मतलब हुआ, ये क्या बता दिया आप, समझा रहा हूं पहले, इसलिए ये मैं घेर के ऐसा कुछ लिख दिया हूं ताकि नोट्स को आप याद करने में हेल्प हो। मैंने आपको क्या कहा था, पहले याद करते, जैसे वर्कडन, वर्कडन इक्वल टू हम लोग लेते क्या है, पीडीवी, तो वर्कडन इक्वल टू पीडीवी लेते, ये भी हम लोग रिवर्सिबल के केस में यूज करते थे, ठीक है। फिर मैंने बात करा कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ये भी रिवर्सल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। और ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ये भी
रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि सबको इक्वेशन से निकाले हैं। तो ऑल लॉ और थ्योरी है ना, वो आपका क्या है, एक आइडियल या थ्योरेटिकल ही रहता है, एक्सपेरिमेंटल तो होता नहीं। तो दिस ऑल आर माई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज किया जाने वाली इक्वेशन है, राइट राइट। तो फिर इन रिवर्सिबल के लिए क्या करा जाए, इन रिवर्सिबल होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकली बनाया गया है, इसलिए इन दोनों को यूज हम लोग करते हैं कहां पे, रिवर्सिबल एज वेल एज इन रिवर्सिबल, एज वेल एज इन रिवर्सिबल। अच्छा, और एक बहुत ही अच्छा बात क्या है कि अगर आप क्या करते हो, इन सबको देखते हो, तो आपको पता है क्या चलेगा कि पूरा का पूरा इक्वेशन जो बना हो ना, सब में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ऑल आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यहां पे एक भी ऐसा नहीं है जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या क्या यहां पे कहीं भी वर्क आपको नजर आ रहा है, और क्या यहां पे कहीं आपको हीट नजर आ रहा है, क्योंकि यू नो दैट दीज आर पाथ फंक्शन, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये सभी नहीं होता है। यहां पे आप जितना देख लो ना, सबका सब मेरा पॉइंट फंक्शन है, ऑल आर पॉइंट फंक्शन। ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे, देखो टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन, एंट्रोपी प्रॉपर्टी है, सिस्टम का प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव लेकिन प्रॉपर्टी तो है, तो प्रॉपर्टी अगर है तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू S2 - S1, तो प्रॉपर्टी हुआ ना, बिल्कुल है। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ये भी क्या होता है, एनर्जी है, इसको भी चेंज लिख सकते U2 - U1, ये भी मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है। प्रेशर, चेंज इन प्रेशर लिख सकते हैं dP इक्वल टू P2 - P1, चेंज इन वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंथैल्पी S2 - S1, वॉल्यूम, प्रेशर, सब का सब मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है, ऑल आर माय सिस्टम प्रॉपर्टी। वही कहा गया इन दिस इक्वेशन ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, कोई भी डिपेंड पाथ में नहीं करता है, इसलिए इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। सो सेम फॉर द रिवर्सिबल और सेम फॉर द इनरिवर्सिबल, मतलब चाहे रिवर्सिबल रहे या इनरिवर्सिबल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि इन टू एंड डिपेंड करता है। अच्छा, इसको बताने से पहले यहाँ पे मैं उस चीज को प्रूव भी करवा दिया हूं। कैसे प्रूव किया हूं समझना, कि दिस इज माई टीएस डायग्राम, ये मेरा टेम्परेचर का और एंट्रोपी का डायग्राम है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक लिया हूं रिवर्सिबल प्रोसेस, एक लिया इनरिवर्सिबल, दोनों के लिए देखता हूं कि क्या ये दोनों के लिए अलग अलग होता है या सेम होता है। ठीक है, तो मैं एक लिया हूं, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है ए पाथ के थ्रू, और ये मेरा जैसे कि देख सकते हो रिवर्सिबल है, रेड वाला रिवर्सिबल हो गया, और ग्रीन वाला क्या है, 2 से लेकर बी के पाथ के थ्रू ये आता है, ये मेरा इनरिवर्सिबल है, तो ग्रीन वाला हो गया इनरिवर्सिबल, जिसको डॉट से दिखाया जाता है इनरिवर्सिबल को, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे दो प्रोसेस मिला मुझे, कौन सा, 1A2, तो 1A2 इज रिवर्सिबल, एंड सेकंड आपको मिला 2B1, 2B1 इज इनरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि चेंज इन एंट्रोपी, तो यहां पे आ जाएगा मेरा S1, क्योंकि टीएस डायग्राम लिए है, और यहां आ गया मेरा S2, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी अगर मैं बात करता हूं, तो मैं बोलूंगा सर ds इक्वल टू आ जाएगा S2 - S1, करूंगा ना। अब ये रहा S2, ये रहा S1, चाहे ए के थ्रू जा रहा है चाहे बी के थ्रू जा रहा है, इन दोनों के लिए भी चेंज एंट्रोपी निकालेंगे तो इसका भी S2 - S1 ही होगा, है ना, S2 - S1 होगा, यहां भी चेंज एंट्रोपी मेरा S2 - S1 ही होगा। तो एंट्रोपी चेंज जो है, चाहे रिवर्सिबल है या इनरिवर्सिबल है, क्या कोई चेंज आ रहा, नहीं, सेम टेम्परेचर का चेंज देखेंगे तो सेम कहानी, ये T1 रहेगा, ये T2 रहेगा, चाहे इसके थ्रू जा रहा है इसके थ्रू जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल पे ही डिपेंड करता है, फाइनल माइनस इनिशियल पे। तो इनिशियल ये रहा मेरा T इनिशियल, मान लो इसको बोलेंगे T इनिशियल, इसको बोलेंगे T फाइनल, तो बस चाहे रिवर्सिबल है इनरिवर्सिबल कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम पीवी डायग्राम ले लेंगे, है ना। अगर मैं इसको पीवी बोल देता, तो वॉल्यूम का चेंज इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, रिवर्सिबल रहे इधर से जाए उधर से जाए, प्रेशर का चेंज लेंगे इधर से उधर से जाए, है तो वही। दैट्स वाई इसको हम लोग कहीं भी कर सकते, कोई भी आप लगा लो यहाँ पे इक्वेशन, सब आ जाएगा। तो ये रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल दोनों में ही लग जाता है, समझ गए। अच्छा, चलो बात करते हैं अब टीडीएस डायग्राम में। टीडीएस डायग्राम थोड़ा सा और चीजों के बारे में बात करते हैं, स्लोप बेसिकली, स्लोप, ठीक है, ये आपका लास्ट है, यही लास्ट है आई थिंक ना। हाँ, एक आपका चेंज इन एंट्रोपी का, हाँ ये भी पूछा जाता है, चेंज इन एंट्रोपी, इसके बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसको डिस्कस करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है डियर। अच्छा, एक सेकंड मुझे अपना 2 मिनट का टाइम दो, मैं ना थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ अपने लिए, ठीक है, या फिर मैं मंगवा लेता हूँ। चलिए बताइए आप लोग।
के। चलो तो यहाँ पे स्लोप के बारे में देख लेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसोथर्मल, वैसे यू नो दैट कि स्लोप ऑफ द रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, है ना। इस चीज को प्रूव में कर रहा हूं बाय द वे, इस चीज को मैं प्रूव कर दिया हूं, है ना, कैसे ये चीज होता है। स्लोप ऑफ देखो सकते, अच्छा अच्छा ये तो मुझे पता है, लेकिन यही चीज को मैं टीएस डायग्राम में अगर ये दो स्लोप रहेगा तो ये दो स्लोप क्या कहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट मिनट में इसके बारे में भी आप लोग को बताता हूं, ठीक है। देखो ठीक है, देखिए सारे, तो कहा गया है इफ देयर इज टू प्रोसेस, है ना, देन विच प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इन टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक बड़ा होता, सेम इस तरह का दो प्रोसेस जा रहा है, लेकिन ये कौन सा है, पी एन भी। लेकिन अगर मैं इसको टीएस डायग्राम बना दिया तो कि बताओ कि टीएस डायग्राम ये दो स्लोप को ले लिया, अब मैं मुझे बताओ, आप एक चीज तो है कंफर्म है कि सर टीएस के केस में दो आप जानते ही हो क्या, एक अगर ऐसे रहेगा ये ऐसे रहेगा, क्योंकि ये वाला हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट और ये हो गया मेरा एंट्रोपी कांस्टेंट, और यहां पे अगर दो प्रोसेस ऐसे ऐसे कर दिया तो ये हो गया मेरा प्रेशर कांस्टेंट और ये मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट। अब समझना ये दो ही जो, तो क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे दो रिवर्सल एडियाबेटिक है, एक मेरा रिवर्सल एडियाबेटिक और एक मेरा आइसोथर्मल है, जो इस तरह का स्लोप देखने को मिलता है। तो ये देखो ये जो इजी वाला था ना, ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल ये वाला बन गया हार्ड। जो टीएस में इजी है वो आपका पीवी में हार्ड हो जाता है। सेम देखो एंट्रोपिक कांस्टेंट क्या क्या होता है, आपका आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। तो ये देखो रिवर्सल एडियाबेटिक, तो सेम कहानी, यानी क्या समझे कि सर अगर ऐसा हाल है, इट मींस मैं ये चीज बोल सकता हूं कि यहां पे जो ये दो स्लोप होगा ना, एक मेरा प्रेशर का होगा कोई ना कोई, ये रहेगा ये फिर ये हो सकता है, और एक मेरा वॉल्यूम का, चाहे ये है ये, लेकिन कौन है सर, वो कैसे पता लगाएंगे, वो कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं बात करता किसमें, कंप्रेशन एक्सपेंशन में, तो यहां भी अगर मैं बात कर लेता हूं क्या, तो सर प्रेशर कांस्टेंट तो डायरेक्ट ऐसे लिखते थे और वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे लिखते थे। अब मैं टीएस डायग्राम, ये तो मैं पीवी डायग्राम लेके चलता था, टीएस के बारे में तो बात ही नहीं करा था, एक्सपेंशन रही या कंप्रेशन रही, एक्सपेंशन का था, कंप्रेशन में पीवी डायग्राम ही लेके चला था। कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम का कौन है, प्रेशर का कौन है, ये तो भाई समझ सही बात है सर, ये मुझे बड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आप बोल भी देंगे कि कोई ज्यादा बड़ा हुआ कम हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप कोई तरीका मेरे को बता जिससे हम लोग ये चीज को ये दिमाग में सेट हो जाए कि अच्छा इसके वजह से ये होता है। तो देखो अभी तक मुझे क्या पता है, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन आपको पता है कि टीडीएस इक्वल टू आता है डीयू प्लस पीडीवी, और सेकंड देखे थे टीडीएस इक्वल टू डीयू प्लस, एक सेकंड, और अच्छा यहां बाद में यूज करेंगे, पहले आप ये देख लो, फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या देखा था, टीडीएस इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी। अब मैं यहां पे मान लेता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, लेके चलता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर ले लेता हूं तो क्या मिल जाता मुझे टीडीएस इक्वेशन कि टीडीएस इक्वल टू डीयू, और चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट के केस में वर्क डन हो जाता है जीरो, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा जीरो, तो ओनली क्या बचेगा, डीयू बनेगा। आपको पता है ना कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क डन आपका जीरो हो जाता है, तो पीडीवी नथिंग बट दी वर्क डन, तो वर्क डन जीरो पूरा खत्म, तो क्या बचा, टीडीएस इक्वल टू ओनली डीयू आपका बच गया, डीयू आपका बच गया, ठीक है। अच्छा आपको यह भी पता कि आइडियल गैस रिलेशन में वी नो दैट कि डीयू इक्वल टू एमसीवी डीटी, क्योंकि आपको याद है यूवी का 6 चक्का यूवी, क्योंकि डेल क्यू इक्वल टू हम लोग को पता है एम सी डेल टी आता है, और जब बात करेंगे यहाँ पे डेल क्यू इक्वल टू आ जाता था मेरा डी यू, तो लिख देते एम इंटू सीवी डी टी, तो वही आपका है डी इक्वल टू क्या आ जाता है, सीवी डी टी। यूनिट मास के लिए बात करेंगे तो सीवी डी टी ओनली ले, और डी यू अभी देखो डी इक्वल टू प्रूव क्या किए, टीडीएस, तो मैं डी यू के जगह में क्या पूछ सकता हूँ, डी यू के जगह में टीडीएस, तो टीडीएस इक्वल टू सीवी डी टी आ गया, ठीक है, क्या आ गया, टीडीएस इक्वल टू सीवी डी टी। नाउ यहां से क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे डी इंटू टी चेंज इन टेम्परेचर ये लिया गया है, डी इंटू टी चेंज इन टेम्परेचर को इधर ले गया है, एंड नीचे में आ गया चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज को एक साइड लिख दिया गया, इज इक्वल टू क्या बनता है, टेम्परेचर उधर था सीवी को उधर ले गया, तो टी अपन सीवी आ गया, और ये अभी फिलहाल किसमें बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से आप लोग को ये पता चला कि स्लोप विथ टीएस डायग्राम, यहां पे स्लोप विथ टीएस डायग्राम जो है, और स्लोप ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इन
टीएस डायग्राम जो मिलेगा वो टी अपन सीपी रहेगा। ये बहुत बारी पूछा गया है, ये बहुत बारी आपसे पूछा गया है कि बताइए कि स्लोप जो होता है मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम का कैसा बनता है। तो ये याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप है, क्योंकि आपका बात करेगा टीएस डायग्राम में, तो टीएस देखो टेम्परेचर का एंड एंट्रोपी का डायग्राम, तो ऊपर में टेम्परेचर है, नीचे में चेंज इन एंट्रोपी है, तो देखो टेम्परेचर एंट्रोपी, तो ये ध्यान रखना इस तरह से। ये जो बन जाता है वो स्लोप किसके केस में बोलेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हो जाता है टी अपॉन सी इंटू वी। सिंपल, टेम्परेचर और वॉल्यूम का चेंज, ये पूछेगा आपसे, ये आपसे पूछेगा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड टीडीएस इक्वेशन। क्या जानते हैं, टीडीएस इक्वल टू डीएस माइनस वीडीपी। अब इस बारी में प्रेशर को कांस्टेंट मान लेता हूं, एक बार प्रेशर वॉल्यूम लिया, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया। अगर प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, तो प्रेशर को कांस्टेंट ले लेंगे तो टीडीएस इक्वल टू डीएच, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो ये खत्म, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू खत्म कि चेंज इन प्रेशर ही अगर मान लो V इंटू आपका P2 माइनस P1 ही बराबर है, तो ये नहीं 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा P1, तो 10 माइनस 10 जीरो, तो जीरो इंटू V जीरो, ये पूरा खत्म। तो क्या आएगा, टीडीएस इक्वल टू बच गया मेरा डीएच। और मुझे यह भी पता है कि डीएच इक्वल टू क्या जानते हैं, कि जब डेल की इक्वल टू डीएच लेते हैं तो हम लोग लेते थे एचपी का लैपटॉप, एम सी पी एच पी डी टी, एम सी बी डी टी, यूनिट मास में लेके चलेंगे तो सीबीडीटी आ जाएगा। और अभी हम लोग डीएच इक्वल टू टीडीएस निकाले तो टीडीएस इक्वल टू क्या निकलेगा, सीपीडीटी। तो सेम वही चीज करेंगे, टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम, तो टेम्परेचर को एक साइड ऊपर में रखो, एंट्रोपी को दूसरे साइड में रखो। प्रेशर चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर, और क्या निकला यहाँ पे सेम, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर में टेम्परेचर लेना, जिसमें नीचे में जो भी कांस्टेंट है उसको डाल देना, तो सीपी। तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कहां पे, इन दी प्रोसेस ऑफ टीएस डायग्राम। अब मैं क्या करता हूं, ये पहला मेरा क्या था, ये था मेरा स्लोप विथ स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था, ये स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है टीएस डायग्राम में, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि देखो ये स्लोप का ही इक्वेशन मैंने निकाला, स्लोप का ही इक्वेशन मैंने निकाला, एक बारी प्रेशर मान के, एक बारी प्रेशर को क्वेश्चन मान के, वॉल्यूम को क्वेश्चन मान के, तो वन को डिवाइड कर देते हैं दूसरा से, वन को क्या करते हैं, दूसरा से डिवाइड करते हैं। जब स्लोप को कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो ऊपर में क्या, आप सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को कांस्टेंट प्रेशर से डिवाइड कर दिए, तो स्लोप को कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर मैंने कर दिया, तो ऊपर में मेरा क्या था, ऊपर में देखो पहला वाला में था टी बाई सी वी, तो देखो यहाँ पे ले गया टी बाई सी वी, और उसके बाद क्या है मेरा, है टी बाई सी पी। तो क्या करेंगे इस तरह से, टी बाई सी वी, और नीचे में क्या आ जाएगा, टी बाई सी पी। तो ये जब मैं ऊपर जाऊंगा तो सीपी ऊपर आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, इसीलिए लिखा गया क्या, टी बाई सी वी इंटू सीपी बाई टी। जब ऑटोमेटिक देखोगे तो टी से टी यहाँ पे हो जाएगा कट, तो जब टी से टी खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सीपी अपन सीबी, सीपी अपन सीबी। और यू नो दैट कि सीपी और सीबी क्या होता है, ये तो सर गामा आ गया, दिस इज नथिंग बट दी एडियाबेटिक रिलेशन, सॉरी एडियाबेटिक इंडेक्स, क्योंकि यू नो दैट इसको हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि एडियाबेटिक इंडेक्स जो होता है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो होता है, ये चीज है। और आपको ये भी पता है कि गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है ना, गामा का वैल्यू 1 से बड़ा, एयर के लिए 1.44 होता है, ये मैं आपको बताया था, राइट। ट्राइएटॉमिक, डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, मैंने कहा था मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है, 1.6 में होता है मोनोएटॉमिक के लिए, है ना। डायटोमिक के लिए कितना कहा था, 1.44 के आसपास रहता कुछ। इसके बाद बात है मोनो ट्राइएटॉमिक के लिए बात करा था तो 1.4 ही लेके चलते हैं, ट्राइएटॉमिक के लिए 1.33 आ जाता है, ऐसा कुछ। एयर के लिए 1.44 आ जाता है, राइट। ये सब मैं आपको कहा था, ठीक है, गामा से बड़ा होता है। तो यहां से क्या निकला, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम और स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, मुझे मिला कि गामा का वैल्यू चूंकि 1 से बड़ा है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि इसका वैल्यू मैं बोल सकता हूं ग्रेटर देन 1 आएगा, वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, अब मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम ग्रेटर देन, अब इधर ले जाते हैं क्या, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर का। यानी क्या समझ आया कि जो स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो मेरा ग्रेटर देन होता है स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो यहाँ पे पता है दिक्कत क्यों होता है सभी को, दिक्कत इसलिए होता ना कि सबको पता है कि एडियाबेटिक इंडेक्स इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी, और आपको ये पता है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो बहुत बार बच्चे को ये लगता है ना कि मेरा सीपी का ही स्लोप ज्यादा होता है, नहीं, इसका वैल्यू ज्यादा होता है, वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट प्रेशर का ज्यादा होता है, किससे, वॉल्यूम कांस्टेंट से। व्हाई, बिकॉज आप लोग को याद होगा कि हीट जो ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर मैं आपको पढ़ाया था, हीट ट्रांसफर दो तरीके से करते हैं,
एक बार कांस्टेंट प्रेशर के केस में और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। और आपने कहा, याद होगा आप लोगों को कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, है ना, कांस्टेंट प्रेशर के केस में कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा हीट रिक्वायरमेंट होता है। इसमें स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट ज्यादा चाहिए होता है हीट ट्रांसफर के टाइम पे ज्यादा, क्योंकि ये वर्क डन भी करता है और मेरा टेम्परेचर को राइज भी करता है। और इसमें वर्क डन मेरा हो जाता है 0, केवल टेम्परेचर को राइज करता है, इसलिए कम हीट का जरूरत पड़ता है। तो वैल्यू ज्यादा होता है कांस्टेंट प्रेशर का, लेकिन स्लोप ज्यादा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम का। इससे आपको पता चल गया, यानी यहां से आपको पता चला कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं कि गामा इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी एंड सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। बट ये वैल्यू का मैं बात करा, ये दिस इज योर वैल्यू। बट अगर कोई बोलेगा सीपी, एक सेकंड, लेकिन अगर कोई स्लोप बोलेगा तो याद रखना है कि सीवी इज ग्रेटर देन सीपी। ये कब मैं बात कर, जब मैं स्लोप का बात किया। तो स्लोप के केस में कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है, यानी इन दोनों का जो स्लोप यहां दिया गया था ना, इन दोनों स्लोप दिया गया था। बताओ इसमें से ये मैं बोलूंगा पहला, ये मैं दूसरा बोल दिया, तो बताओ कौन मेरा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम का, कौन होगा कांस्टेंट। चलो पहला वाला बताओ कि पहला वाला किसका होगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। तो पहला वाला स्लोप, स्लोप आपको पता है जिससे जल्दी गिर जाओगे, तो स्लोप किसका ज्यादा बड़ा पता चला, कांस्टेंट वॉल्यूम का। ये तो पता चल गया कि स्लोप जो है ना, स्लोप, ओहो एक सेकंड, ये पहला है दूसरा है, पता चला कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ प्रेशर कांस्टेंट। तो आप मेरे को खाली ये बता दो कि इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम कौन है, स्लोप जिसमें जल्दी गिर जाएंगे, पहला या दूसरा। सीवी का ठीक है, लेकिन इसमें बताओ 1 है या 2, कौन होगा इसमें, पहला या दूसरा में से। ये पहला ये है डियर, ये वाला पहला है, ये रेड कलर से चलो, और दूसरा वाले को मैं क्या करता हूं, आपको ग्रीन से दिखा देता हूं। बताओ ग्रीन ज्यादा बड़ा होगा, कौन मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा, यस यस सीवी। तो ये हो जाएगा मेरा सीवी, है ना, रेड वाला, एक सेकंड, रेड वाला क्या हो जाएगा, रेड वाला हो जाएगा सीवी, और ग्रीन वाला हो जाएगा मेरा सीपी। सीपी समझ गए, यस समझ गए। तो यानी यहां पे कोई खड़ा अगर रहेगा, रेड वाले में अगर कोई खड़ा रहेगा, वो जल्दी स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा ऐसे ऐसे स्लिपरी है, ऐसे बहुत ज्यादा स्लिप है। लेकिन ग्रीन वाला थोड़ा कम है, थोड़ा कैसा, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, टाइम लगेगा गिरने में, समझ गए। वेरी नाइस, चलो ये भी चीज आपका खत्म हो गया, ये भी चीज आपका खत्म हो गया। चलिए एक पूछा जाता है चेंज इन एंट्रोपी का 2-3 रिलेशन से, एक पूछेगा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, एक पूछेगा आपका वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, एक पूछेगा टेम्परेचर और आपके प्रेशर के बीच में, है ना। ये 3 आपको पूछा जाता, 3, बस यही लास्ट है, इसके बाद आपका खत्म। दिस इज द लास्ट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। बट अभी फिलहाल समझना है, अभी समझना है। ये देखो यहां पे बात करेंगे कि चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना। इसको मैं लास्ट जब आपका हो जाएगा ना समझना, तब मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर ये सभी जो है वो कैसे आया है। बट पहले हम लोग फिर से वही चीज समझने का थोड़ा ट्राई करते हैं कि ये आया कैसे। तुरंत बन जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। एक बार मेरे को बताओ कि क्लियर यहां तक, तो मुझे उम्मीद है सबको हो ही गया, सब तो बोल ही दे रहे हैं, है ना। किसी को मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि टीडीएस में अगर कोई बोलेगा तो वॉल्यूम वाला जो है उसका स्लोप ज्यादा होगा, है ना। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ सकते हो, है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी तरह का कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ चुके हो, है ना। चलिए किसी का कोई डाउट नहीं है, इससे पता चल रहा है कि सभी को समझ में आ चुका है। चलो क्लियर, ओके डियर, सुलभ शक्ति ने, थैंक यू डियर, आपने सिलेबस सेंड करा है। ओके नाउ एंट्रोपी चेंज हम लोग आइडियल गैस के लिए बात करते हैं। हम लोग को क्या पता आइडियल गैस के लिए, पीवी इक्वल टू एमआरटी, वेयर टेम्परेचर पी है, प्रेशर वॉल्यूम है, भी वॉल्यूम है, सबको पता है ये चीज। पहला टीडीएस इक्वेशन भी मेरे को पता है, टीडीएस इक्वल टू डीयू प्लस वीडीपी होता है, वही वर्क डन वाला सिंपल। याद रखना कि डेल क्यू इक्वल टू जानते हैं कि डीयू प्लस डेल डब्ल्यू, ये तो आपको पता, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ से ही आप लोग टीडीएस बना देना, पता क्या कि डेल क्यू इक्वल टू सर टीडीएस आ गया, डी को डी रहने दीजिए सर,
और वर्क डन की जगह में P इंटू डीवी कर देंगे, बस बस हो गया पहला टीडीएस, है ना। तो टीडीएस मुझे ये चीज पता, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे डीएस निकालूंगा, क्योंकि चेंज एंट्रोपी निकालना है, चेंज एंट्रोपी। तो चेंज एंट्रोपी क्या करो, टेम्परेचर को डिवाइड करूंगा सबके साथ, इसके भी साथ नीचे टेम्परेचर, इसके भी नीचे टेम्परेचर, है ना। तो प्रेशर के नीचे टेम्परेचर, एंट्रोपी के नीचे टेम्परेचर, चेंज वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। अच्छा ठीक है। अब ये भी मेरे को पता है कि सर डी इक्वल टू एम सीवी डी टी, तो एम यूनिट मान लेंगे, क्योंकि सबको देखो छोटा यू है, छोटा भी है, छोटा एस है, मास इंडिपेंडेंट कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पे डी यू के जगह में हम लोग डी इक्वल टू जानते हैं ना एम सीवी डी टी, यहाँ पे एम नहीं लिया गया क्योंकि मास तो हटा दिया गया, इसलिए छोटा यू इक्वल टू एम सीवीडीटी है, समझ गए, ओनली सीवीडीटी यू हट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी यू कहाँ पे, यहाँ रहा डी यू, तो इसके जगह में यहाँ पे क्या कर दिया गया, सीवीडीटी वैल्यू पुट कर दिया, नीचे टी था तो नीचे टेम्परेचर है, प्लस पी बाई टी इंटू डीवी, ये जैसा का तैसा वैल्यू पुट कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे देखो, फिर मैं क्या किया हूँ, चेंज एंट्रोपी इक्वल टू सीवी इंटू डी टी अपॉन टी प्लस पी। अब देखो यहाँ पे ये भी मेरे को पता है आइडियल गैस रिलेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी, अभी मैंने कहा था पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो P बाई टी प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आर एम, और P ने चल जाएगा नीचे V, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि P बाई टी इक्वल टू आर इंटू वी, क्योंकि यूनिट मास M इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो जहां पे मेरा P बाई टी है इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, R बाई वी, तो R अपॉन स्मॉल v को वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। यस यस शुभेंद्र, दिस इज सेकंड 22nd लेक्चर। चलिए ये चीज हम लोग वैल्यू पुट कर बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो ये आया कैसे है, जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो चेंज इंट्रोपी 1 से 2 से चेंज करेंगे, ऑब्वियस बात है S2 - S1 होगा। सीवी ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दिए, और 1/x का log x होता तो log इंटू टी आ जाएगा, अपर लिमिट में लोअर लिमिट इंटू आर, फिर 1/v है तो इसका भी लॉगरिथमिक लग जाएगा, तो log v अपर लिमिट में लोअर लिमिट, सेम चीज को यहाँ पे नीचे लग दिया गया। देखो एल लॉगरिथमिक जो टी है वो क्या होगा, अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, यानी एल T2 माइनस एल T1, ln T1, और यहाँ पे सेम आर और ln V2 माइनस ln V1, और लॉगरिथमिक का पता किसको नहीं है कि भाई ln x माइनस ln, या फिर mn लेते हैं, mn क्या आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं m डिवाइड बाय n, करते हैं ना। तो देखो क्या आ गया, 2 - 1 है तो T2 माइनस T1, और यहाँ V2 माइनस V1, बस यही आपका बन जाता है क्या, फर्स्ट चेंज इन एंट्रोपी इक्वेशन 4। किसके किसके क्या क्या यहाँ पे चेंज नजर आ रहा है, टेम्परेचर का चेंज दिया है और वॉल्यूम का चेंज दिया है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम का चेंज जब बोलेगा, आपको बोलेगा व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी रिलेशन इन केस ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो आपको ये रिलेशन प्रोवाइड करना, पहला हो गया यस यस ऑफ थर्मो। सेकंड टीडीएस इक्वेशन, सेकंड टीडीएस इक्वेशन के लिए हम लोग सेकंड टीडीएस रिलेशन यूज करते हैं, टीडीएस इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी, है ना, टीडीएस इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी, ये मैंने करा। फिर से टी को हटाया, तो टी को हटा के इसके नीचे डाल दिया, इसके नीचे डाल दिया, है ना, डीजे डाल दिया। तो जब मैं नीचे डाल दिया तो अब क्या बन गया, डीएच इक्वल टू, यहां से फिर वही बात आ जाता कि मुझे पता है कि भाई साहब यहाँ पे डीएच इक्वल टू एमसीवीडीटी, आपको सबको पता है कि डीएच इक्वल टू क्या लेते हैं, एम सी वी डी टी, तो यूनिट मास के लेंगे तो सीपीडीटी, तो सीपीडीटी, और यहां से आप देखोगे पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो मुझे क्या निकाला, वी बाई टी निकालना है, तो वी अपॉन टी, तो वी बाई टी इक्वल टू क्या आएगा, आर इंटू एम इंटू पी, तो यूनिट मास के लिए एम को हटा दो तो आर बाई पी आ जाएगा, तो जहां पे वी बाई टी है वहां पे आर बाई पी वैल्यू पुट, देखो पी आ गया, और यहाँ पे सीवीडीटी, और नीचे में टी था और ये डीपी है, इतना मैंने कर दिया। फिर से इंटीग्रेटिंग करो, तो यहाँ से फिर से आपका 1/t है ना, तो log t आ जाएगा, और log t को वही T2 ओपन T1 कर देंगे, log p है तो P2 बाई P1 आ जाएगा, बाकी R है ln वही सेम आ जाएगा, तो टेम्परेचर प्रेशर का चेंज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग निकालते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का भी चेंज, जो कि आ जाता है Cp ln V2 अपन V1 प्लस Cv ln P2 अपन P1, सेम यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर आप देखोगे तो देखो Cp ln R ln, यहाँ पे Cv ln है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे अब मैं आपको समझा रहा हूँ, चलो ये तीनों समझ गए ना, ये तीनों को यहाँ पे लिख दिया गया। अब इन तीनों को लिख दिया गया, अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्या शॉर्ट ट्रिक, जैसे इस चीज को याद है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, डेरिवेशन आप याद रखना कोई मायने भी नहीं रख पड़ता, कोई जरूरत भी उसका नहीं है, समझाता हूं मैं। देखो जब कोई बोलेगा क्या कि मुझे, है ना, मुझे निकाल के दो, किसके किसके बारे में, मुझे निकाल के दो आपका टेम्परेचर, ये याद रखना टेम्परेचर के केस में, है ना, और वॉल्यूम के केस में, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब टेम्परेचर दोनों में, इसमें भी टेम्परेचर है और इसमें भी टेम्परेचर है, तो क्या करोगे, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्या निकालना है सर, एंट्रोपी चेंज के लिए S2 - S1,
ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का चेंज बोला है ना डियर, तो T2 ओपन T1 लिख दो, T2 बाई T1 आपको ने कर दिया। ठीक है, फिर टेम्परेचर का चेंज बोला तो मैंने ये चीज कर दिया, समझ गए। वॉल्यूम का चेंज बोला, वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम का भी यहाँ पे लिख दो V2 माइनस V1। ये समझ गए सर? बिल्कुल मैं समझ गया। ठीक है। अच्छा, ये आप देख, चूंकि टेम्परेचर का बात कराएगा तो कांस्टेंट यहाँ क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि देखो या तो बात करेगा टेम्परेचर का और एक वॉल्यूम का, तो चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज दिया है तो आगे क्या आएगा, वॉल्यूम का ही कांस्टेंट आएगा, तो CV। क्योंकि देखो टेम्परेचर वॉल्यूम का ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे केवल, तो देखो एक बार टेम्परेचर का चेंज लिख दिया, वॉल्यूम का चेंज। और चूंकि इनिशियल में, समझा मेरी बात, इनिशियल में चूंकि यहाँ पे बात कर रहा है टेम्परेचर का चेंज दिया तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। और चूंकि लॉगन के फॉर्मूला में आता है ये, तो आप ln डाल देना। क्लियर यहां से? अब इसके लिए बात करते हैं। यहां पे बात आता सर, यहां पे मेरा टेम्परेचर, तो यहां पे मैं CT तो होता नहीं है, CT नहीं होता, क्योंकि याद करो आइडियल गैस रिलेशन हम लोग क्या लेते हैं, आइसोथर्मल के लिए R लेके चलते हैं, याद है, PV इक्वल टू MRT। तो मैंने हम लोग इक्वेशन लिए थे, या तो PVR ले लो, MR ले लो, RT ले लो, तो R लेके चलते हैं। तो याद रखना R हम लोग यूज करेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो वॉल्यूम का चेंज दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा R, और ln डाल लो, प्लस लगा दो। एक मेरा पहला इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब बात करते हैं सेकंड का। सर इसके लिए अब बोलो तो कैसे करोगे, S2 माइनस S1, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, S2 माइनस S1 इक्वल टू टेम्परेचर का चेंज है ना, तो मैं करूंगा क्या, T2 माइनस T1, बिल्कुल कुछ भी सोचे समझे बिना ये चीज करें। फिर क्या सर, प्रेशर है, तो प्रेशर का चेंज लिख देते हैं, वही 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 मैंने कर दिया। ठीक है सर, यहाँ पे क्या टेम्परेचर का चेंज दिया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा CP आ जाएगा, यहाँ पे CP आ जाएगा, और ln तो आ ही जाएगा, आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर सर यहाँ पे क्या प्रेशर है, तो क्या है यहाँ पे प्रेशर का तो चेंज दिया, टेम्परेचर, तो इसके लिए R लेना, R मैंने ले लिया और ln लगा लिया। बस अंतर बस ये हो जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे आपका नेगेटिव है प्रेशर के केस में। टेम्परेचर के केस में दोनों है प्रेशर। अब इस चीज को ये याद रख सकते हो कि वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम है ना एक्सपेंड होता, फैलता है, तो नहीं तो आप फूल जाते हो, तो होता नहीं कि आपको कोई अगर बहुत प्यार करता तो नहीं हम लोग फूले समाते नहीं है कि भाई बहुत खुश हो गए, वैसे मतलब अब ट्रिक है, ट्रिक तो ट्रिक होता है। लेकिन प्रेशर में इसका होता है बहुत ही झेलना, नहीं होता कि भाई साहब मैं बहुत ही प्रेशर झेल रहा हूँ, तो प्रेशर झेलना मतलब नेगेटिव, अच्छा बात तो है नहीं कि मैं बहुत ही प्रेशर फील कर रहा, बहुत ही प्रेशर मेरे ऊपर है, तो प्रेशर अच्छी बात नहीं है। तो याद रखना कि वॉल्यूम एक्सपेंड, फैलना अच्छी बात होता है, फूलना है ना, और प्रेशर खराब बात है तो नेगेटिव याद रखना टेम्परेचर के साथ। ये दो रिलेशन आप लोग को मुझे उम्मीद है कि 2-3 बार लिखोगे ना ऐसे ही याद हो जाएगा। चलो मैं और एक बार रिवीजन कर देता हूँ टेम्परेचर का वॉल्यूम का। सर टेम्परेचर है ना, T2 बाई T1 आप भी करो, V2 बाई V1 कर दिया। अच्छा सर दोनों के आगे तो ln लगेगा ही लगेगा, ln लगेगा, ठीक है। वॉल्यूम है सर तो प्लस लगेगा, और बाकी सर यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज और वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सर CV, क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे CV आ जाएगा, और यहाँ पे सर R आ जाएगा, खत्म। इसका अगर बात करा जाए, टेम्परेचर है सर तो T2 बाई T1 कर दिया, प्रेशर चेंज है सर P2 बाई P1 कर दिया। सर प्रेशर है तो नेगेटिव आ जाएगा टेम्परेचर के साथ, आपने कहा था ln लगेगा यहाँ भी, ln लगेगा यहाँ भी, और सर यहाँ पे चूंकि प्रेशर है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर का चेंज दिया है तो CV आ जाएगा, और इसके लिए R आ जाएगा, बस है ना, है ना। थैंक यू, ओके, वेलकम डियर, समझ गए। तो ये तरीका है, तो यहां से आपका ये दोनों कंप्लीट। अब बात करते हैं लास्ट वाला, जिसमें टेम्परेचर के बारे में कांस्टेंट नहीं करा गया, ये और इजी है, ये तो सबसे इजी है। देखो क्या है, चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1। सर फिर से क्या है मेरा, एक बार वॉल्यूम का चेंज है तो V2 माइनस V1 कर दिया सर, और क्या सर प्रेशर है तो प्रेशर का भी चेंज सर कर दिया। ln सर लगाना तो मस्ट है सर, दोनों में ln लगा दिए, और क्या करेंगे सर, कुछ नहीं सर, यहाँ पे चूंकि बोला वॉल्यूम का चेंज तो कांस्टेंट प्रेशर लेके चलेंगे CP, और सर यहाँ प्रेशर है तो यहाँ लेंगे CV, और इस केस में प्लस ही रहेगा। जब CP और CV दोनों आ जाएगा, दोनों स्पेसिफिकेट, तो प्लस डाल देना, खत्म कहानी, समझ गए। तो बस क्या था, कोई टफ था? उम्मीद करता हूं कि सभी को ये चीज इजी लगा होगा, और कभी भी ये अगर आएगा चेंज तो आप निकालना सीख जाओगे, बस 2-3 बार लिख लेना, ढक के इसको नहीं देखना, लिखना हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये चीज समझ आया? यस, चलो बढ़िया, यस सर, क्लियर, वेरी नाइस, थैंक यू। चलो समझ आया ना, चलिए आप लोग का भी थैंक यू डियर,
आप लोग लाइव हो तभी तो मजा आ रहा है हमको भी, राइट। अब देखो एंट्रोपी चेंज फॉर इनफाइनाइट बॉडी, अगर मेरे को इनफाइनाइट बॉडी दिया है, आपको बोलेगा न्यूमेरिकल आता है छोटा मोटा कि कोई मेरा क्या है, मेरा इनफाइनाइट बॉडी है, उस इनफाइनाइट बॉडी का कुछ मास है m, कुछ उसका स्पेसिफिक हीट है c, अब वो cb भी हो सकता है cp भी हो सकता है, कुछ इनिशियल टेम्परेचर है, कुछ फाइनल टेम्परेचर है, कुछ मेरा मान लो हीट रिजेक्ट कर रहा है या ले रहा है, जो भी है इससे अगर दिया जाए और आपको पता कि चेंज इन एंट्रोपी डेल क्यू बाई टी होता है ना, तो आप क्या करना, मुझे पता क्या कि सर ये डेल क्यू इक्वल टू, तो मुझे पता एम सी डेल टी होता है, क्या होता है एम सी डेल टी आता, तो डेल क्यू की जगह में आप एम सी डेल टी वैल्यू पुट कर देना और टी कर देना, और जब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना, इंटीग्रेशन कर देते तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो इनिशियल फाइनल, एम और सी तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और 1/t, तो 1/t का क्या आ जाता है लॉग टेम्परेचर, तो लॉगरिथमिक फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम सी फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, या फिर बोल सकते T2 माइनस T1। तो देखो आपका समझो ना मेरी बात, ये तीन टीडीएस रिलेशन जहां पे अलग अलग चेंज देखने को मिला, ये पूछा जाता कोई अगर इनफाइनाइट बॉडी है तो उसके लिए बता चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, S2 माइनस S1 क्या होगा, तो S2 माइनस उसके 1 इस केस में हो जाता है MC ln T2 माइनस, कुछ नहीं करना, जो हीट का चेंज आता वही, क्योंकि हीट इक्वल टू क्या जानते हैं सर, MC डेल टी, तो बस यहीं से समझ लेना कि चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू, क्योंकि हीट देंगे तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा, ऐसा कुछ, तो हीट से भी एंट्रोपी आता है सर, तो यहां से M आ जाएगा, C आ जाएगा, बस टेम्परेचर को क्या करना है वही ln का फॉर्मेट लेके, क्योंकि एंट्रोपी का चेंज पूछ रहा है, एंट्रोपी का चेंज पूछ रहा है, MC ln कर देना T2 अपन T1, बस खेल खत्म, बस आपका यहां से हो गया। तो ये रहा आज का क्लास, है ना, उम्मीद करता हूं कि सारे चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। चलिए, सो डियर स्टूडेंट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स हो जाता दी इंड। मुझे जहां तक लग रहा है कि इससे आगे कुछ पढ़ना नहीं है, यही आपका लास्ट है ना।